Welcome to Karman Co-Education, strive to excellence. तो हम थे 1974 वाले हिस्से पे, ठीक है, जिसमें जो प्रेसिडेंट की कुछ खासियत हम देखे थे, भाई ऐसा प्रेसिडेंट हमें चाहिए। और ओह जल्दी विराज, फटाफट। और अब देखो एक क्वेश्चन उठा, ध्यान समझना इस चीज को, ये बहुत जरूरी है। क्वेश्चन ये उठा कि बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन कराने की, ठीक है। इससे पहले एक चीज बताइए कि एक एरिया है जिसका नाम है गुजरात, और गुजरात की विधानसभा भंग कर दी गई है, ठीक। तो यानी कि गुजरात के विधानसभा अगर भंग है और विधानसभा के जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये उठा कि गुजरात के लोगों का तो प्रेसिडेंट रिप्रेजेंटेशन होगा ही नहीं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन करा कह सकते हो। क्लियर, समझ आया पीछे। और ये मामला सही भी था, ठीक है। इंदिरा गांधी को लगा हाँ भाई मामला यहाँ फंस सकता, और इसे बोलते हैं एक प्रकार से जुडिशियल रिव्यू का मामला, और गुजरात की जनता के हित की बात थी। तो इसके लिए क्या किया गया, और देखो ऐसे मामलों को डील करने के लिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई प्रावधान दिया भी नहीं गया कि ऐसे मामलों में क्या स्टैंड लेना चाहिए, या ऐसे अगर कोई विधानसभा नहीं हो या कोई मेंबर ना हो अवेलेबल, या कोई मेंबर ग्रुप अवेलेबल ना हो, तब इलेक्शन में क्या होगा, ऐसा कुछ कहा ही नहीं गया। सर बिहार वाली भंग कर दी नहीं हुई थी? बिहार वाली नहीं, गुजरात वाली जो भंग थी, बिहार वाली पे तो बात ही नहीं हुई, क्योंकि डील हुई थी और का बात बन नहीं पाई इंदिरा गांधी और जेपी जी के बीच में। तो इन्होंने क्या किया, ये मामला भेजा गया सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट की एक आर्टिकल है, याद है वो आर्टिकल, आर्टिकल 143 क्या कहता है, सलाह मांगने की शक्ति। सुप्रीम कोर्ट के सलाह मांगने की शक्ति है वो हमारे संविधान में तो है, जैसे अमेरिका के संविधान में नहीं है। ये डिपेंड करता है कहाँ का संविधान किस तरह चला है, हमने चला रखी है, उन्होंने नहीं चला रखी। तो हम लोगों ने अपना सुप्रीम कोर्ट को बोला हाँ भी बताओ जरा इस पे और सलाह दे दो। आज तक के टोटल जितने मामले हैं उसमें टोटल 15 मामले ऐसे गए हैं जिस मामलों में सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 143 के तहत सलाह मांगी है। अब एक क्वेश्चन और उठा इसमें कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सलाह मांग सकता है 143 में, बाध्यकारी है नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सलाह मांग सकता है, लेकिन यहां तो प्रेसिडेंट के ही इलेक्शन होने हैं, तो प्रेसिडेंट है ही कहां अभी, सलाह मांगे कैसे, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब सरकार को भी माना गया है। क्लियर हुआ? अच्छा, मतलब सरकार भी सलाह मांग सकती है? भाई जो सरकार है यानी मिनिस्ट्री जो है उसे अपॉइंट कर रहा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और वो हेड है, ठीक है। समझ रहे हो बारीकी कि प्रेसिडेंट जो सरकार है, सरकार को भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह ही मान लिया गया है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी राज्य की विधानसभा भंग है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि चुनाव इसकी वजह से टाल दिए जाएं, कि अगर राज्य में इतनी अराजकता फैली हुई है या ऐसी कंडीशन बनी हुई है कि उसके चुनाव अभी हो ही नहीं सकते, मान लो आगे आने वाले 2-3 साल तक चुनाव की संभावना न बने उस राज्य में, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि प्रेसिडेंट के हम इलेक्शन ना कराएं। जैसे देखा था वो असम वाला हिस्सा जिसमें पूरी फोर्स लगा दी थी, पूरी बटालियन बुला ली थी। तो ऐसी जगह को देख करके इन्होंने बोला कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो होंगे वो वैलिड माने जाएंगे, ठीक है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो 1974 में 15 में छठा मामला है। टोटल आज तक 15 मामला गए हैं जो प्रेसिडेंट की सलाहकार मामला है, जो सीजीआई के पास गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास जजों के पास गए हैं। और ऐसे मामले में संविधान के 5 बेंच की पीठ बनाई जाती है। इसमें 2 बातें कही गई हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जज, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो सलाह दे सकते हैं और देने के लिए मना भी कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर वो सलाह देते हैं, ठीक है, तो जिसने सलाह मांगी है सरकार ने वो सलाह को मान भी सकती है और मना भी कर सकती है। ये दोनों पे ही बाउंड नहीं है, कंडीशन नहीं है या बाध्यकारी नहीं है। समझ में आया ये हिस्सा? अब इसमें एक खास बात और रही कि अब जब यहां तक का मामला निपटाया इन्होंने, तो इन्हें लगा कि भी एक काम करते हैं, एक एरिया सिक्किम वाला, सिक्किम 1974 में सिक्किम का मामला भी बीच में ले आई है कि भाई सिक्किम को ले लो,
और सिक्किम जो है अब तक हमारे देश में प्रोटेक्टोरेट कंडीशन में था, यानी कि सिक्किम के अंदर वहाँ का डिफेंस सिस्टम हम देखते थे, वहाँ का कम्युनिकेशन सिस्टम हम देखते थे, वहाँ का जो इंटरनेशनल रिलेशन सिस्टम है वो हम देखते थे। 3 मामले हमारे पास थे। जब वो राज्य वाला चल रहा था, एनेक्सेशन साइन हो रहा था और राज्य हमारे में शामिल हो रहे थे, तो सिक्किम ने भी किया था, जिसके बाद में सिक्किम से तीनों कंडीशन तो ले ली, लेकिन सिक्किम को अपने हिस्से में मिलाया नहीं गया, क्योंकि ऐसी कभी जल्दीबाजी हुई नहीं, कोई जरूरत पड़ी ही नहीं अब तक। जैसे जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और इधर ये कौन सा इधर वाला जूनागढ़, जैसी जल्दबाजी या जरूरतें इन हिस्सों में पड़ी, सिक्किम का तो ऐसी पड़ी ही नहीं, तो मिलाने पर तो ध्यान नहीं दिया गया। अब लगा इंदिरा गांधी को कि सिक्किम को भी अपने हिस्से में ले लेना चाहिए, और बड़ी सफाई के साथ 2 अमेंडमेंट कर डाले। एक अमेंडमेंट था 35वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और एक था 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये सिक्किम को अपने एरिया में डालने के लिए कर डाले कि सिक्किम को, और 22वां स्टेट बन के उभरा हमारा सिक्किम। 36वां हुआ 1975 में, 35वां हुआ 1974 में। और सर दोनों में सिक्किम बना क्या? इसमें ऐड किया गया, एक में प्रावधान डाले गए भी इनको क्या क्या फैसिलिटी दी जाएंगी, वो सब डाला गया, स्टेट का स्टेटस दे दिया, ठीक है। हालांकि जो चाइना था, चाइना इसको मानने को तैयार नहीं था, चाइना एकदम शौक था कि अरे ऐसा कैसे कर लिया इन्होंने। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे इतने शानदार तरीके से इंदिरा गांधी ने इसको अपने अंदर मिलाया कि इंटरनेशनल लेवल पे तो पता नहीं चला कि सिक्किम अपना हिस्सा बन गया, कैसे बन गया, क्या हुआ, किसी को पता नहीं चला। बहुत चुपचाप लेवल से काम किया गया। भारत में बड़ी खुशियाँ मनाई गई कि भाई वाह क्या बात है, इंदिरा गांधी ने एक और बड़ा कदम उठाया। लेकिन इंदिरा गांधी को लग रहा था कि अगर मैं ऐसा कर दूंगी, एक तो इंदिरा गांधी की धाक किससे बन गई थी कि पाकिस्तान ने पंगा लिया, ठीक है, और पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, तो बहुत बड़ी बात है 2 टुकड़ों में तोड़ देना। दूसरी धाक क्या बन गई, सिक्किम को अपने पाले में डाल लिया। तो इसको लगा इंदिरा गांधी को सिक्किम को अगर अपने पाले में डाल लेते हैं तो शायद लोगों में हमारा विश्वास और बनेगा। ऊपर से वो पोखरण वाला कर डाला, ठीक है, लेकिन वो बात बन नहीं पाई। जब लोगों को दिमाग में चढ़ जाती है ना चीज़, चढ़ जाती है, तो बात उतनी ज़्यादा बन नहीं पाई। अब वापस से एक और हिस्सा है इसी में, ये वाला हिस्सा खत्म होने के बाद चल रहा है 1975 वाले हिस्से में, ठीक है। 74 का हिस्सा समझ में आया कि अब तक क्या हुआ। अब देखो 75 में क्या क्या हुआ। बैठ जा। अभी 1975 तक आया, अभी इमरजेंसी लगानी है, इमरजेंसी के क्या क्या कांड हुए, क्या सोच के इमरजेंसी लगाए, वो सब भी बताना। अभी चलो, अभी तो है कई सारे पेज, मुझे लग रहा 2-2.5 घंटे से पहले मुद्दा खत्म होने वाला है। एक बार शुरू होना चाहिए, ठीक है। अब देखो 1975 में इधर जो गुजरात वाला हिस्सा था, बिहार वाला हिस्सा था, एक तो बिहार हो गया, बिहार में आंदोलनों वाला हिस्सा चल रहा है, एक तरफ गुजरात चल रहा है, ये चल ही रहा है वाला हिस्सा, ठीक है। और अब बात आ रही है दिल्ली की कि चलो दिल्ली करेंगे, दिल्ली में तो दिल्ली भी चल रही है। अब दिल्ली में घेराव आंदोलन की स्थिति की बात आ रही है, ठीक है। अभी दिल्ली में कहाँ लोकसभा भंग की बात हुई। अब 1974 में गुजरात तो भंग हो ही चुका था, याद है। 1974 में जो यहाँ की विधानसभा थी, इसको तो भंग कर दिया था, इसका तो काम खत्म, ठीक। और जेपी नारायण ने क्या किया, 6 मार्च का दिन, 6 मार्च के दिन जो जेपी नारायण हैं, उन्होंने बात बोली कि भाई एक काम करेंगे, दिल्ली में आंदोलन करेंगे। और दिल्ली में आंदोलन करने की जब बात कर दी, ये बल्कि बात बोली उन्होंने फरवरी में, असल में जेपी नारायण ने बात कब बोली, फरवरी में बोली थी, फरवरी में बोली कि 6 मार्च को हम आंदोलन करेंगे, बहुत भयंकर रूप से बड़े वाला, और बढ़ चढ़ के लोग उसमें हिस्सा लें आंदोलन में। और तकरीबन ये मान के चलो कि 6 मार्च को दिल्ली में जो सभा हुई, उसमें 7.5 या 8 लाख लोग शामिल हुए। 7.5-8 लाख लोग शामिल हुए दिल्ली में। और भयंकर जब इतने लोग शामिल होते हैं तो एक कहा गया कि भाई आधा देश इंदिरा गांधी के खिलाफ आ चुका है। अब ऐसी बातें हुई। उसके बाद मोरारजी देसाई जो थे वो भी सख्ते में आ गए, बोला अच्छा आप यहाँ करो। इसी के 1 महीने बाद अप्रैल में जो देसाई साहब थे वो पहुँच गए गुजरात में, और गुजरात में मोरारजी देसाई ने वहाँ पर भी
इलेक्शन के लिए आंदोलन कर दिया कि इलेक्शन कराओ। विधानसभा भंग पड़ी है ना कि इलेक्शन कराने, भाई इलेक्शन कराओ। और इलेक्शन कराने की जो बात कही, इससे सरकार थोड़ी झुक गई। सर, और दिल्ली में क्यों हैं? आंदोलन किया था? किसमें? दिल्ली में आंदोलन। सरकार गिरानी है भाई, लोकसभा भंग करवानी इंदिरा गांधी की, तभी तो आंदोलन किया। और इसके बाद 10 जून को इलेक्शन डिसाइड हुए। सर 6-4 को क्या हुआ था? 6-4 को मोरारजी देसाई ने गुजरात में इलेक्शनों के लिए आंदोलन किया कि इलेक्शन कराओ, इसलिए हम आंदोलन करें, इलेक्शन होना चाहिए, विधानसभा बननी चाहिए। कहाँ पे आंदोलन किया? हैं? गुजरात में। और 10 जून को इलेक्शन कराए गए। यहाँ पे इलेक्शन करा दिया 10 जून को। 10/6 को इलेक्शन करा लिए गए। गुजरात विधानसभा के इलेक्शन 10 जून को हो गए। गुजरात विधानसभा के इलेक्शन 10 जून को नक्की पक्के करा दिए। अब जो सबसे खतरनाक हिस्सा इसमें आ रहा है, वो जो डेट है 12 जून, वो आ रही है, ठीक है ना। 12 जून ऐसा बोला गया है, जो कैथरीन फ्रैंक है उन्होंने लिखा भी है अपनी उसमें, कि अगर इंदिरा गांधी से पूछा जाए कि वो अपनी पूरे जीवन में से कौन से समय को डिलीट करना चाहेंगे, तो इंदिरा गांधी ने भी ये बात बोली कि वो 12 जून 1975 की डेट है, उसको अपने जीवन में से मिटा देना चाहती है। सर ये थी कौन कैथरीन फ्रैंक? ये एक बड़ी लेखिका थी जिसकी पकड़ काफ़ी अच्छी थी पॉलिटिशियंस के अंदर, और बड़े बड़े लेवल पे उनके बारे में लिखा करती थी। तो ये मिटा रहा हूँ मैं, और चल रहे जरा 12 जून को समझ लो, 12 जून वाली डेट पहले समझ लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे इसमें। बारह जून 1975 को सबसे पहला जो काम हुआ, सबसे पहली जो समस्या उनके ऊपर आई या जो उन्हें न्यूज़ मिली, एक थे डीपी धर, उनकी डेथ हो गई। समझ में आया डीपी धर कौन थे? हैं? हाँ सर, कौन थे डीपी धर? जो यूएसएसआर में एम्बेसडर भी थे, डीपी धर, उनकी डेथ हो गई। क्या हुआ? सही आ रहा है ना? हाँ। दिखाई दे रहा है ना? बस चलते रहो, ठीक है। अब देखो, डीपी धर की जो खासियत थी इंदिरा गांधी के लिए, वो ऐसा समझ के चलो कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनके बाद में आए शास्त्री जी, और शास्त्री जी को ये बात समझ में आई अपने स्टार्टिंग दौर में ही कि जो एक है कामराज और एक है लिंगप्पा, कि ये दोनों इंसान, और भी बहुत सारे इंसान ऐसे थे जो उनको काम करने नहीं देंगे शास्त्री जी को, ठीक है। तो उनको लगा कि ऐसा कुछ सिस्टम बनाया जाए जिससे कि मेरे से लोग दूर रहे। तो शास्त्री जी ने क्या किया, एक सिस्टम क्रिएट किया जिसे आज आप लोग जानते हो, आज पीएमओ ग्रुप में। हम सुनो, पीएमओ सुना होगा आपने, पीएमओ ग्रुप, मैंने कि पीएम का सचिवालय बना लिया, और वहाँ पे अब उन लोगों को अपॉइंट किया गया जो बड़े ही अच्छे ऑफिसर हैं, ठीक है, जिनकी एक पहचान है या जिनकी एक पकड़ है सिस्टम के ऊपर। ये शास्त्री जी ने बनाया था पीएमओ का सिस्टम, और अब इन्हीं की सलाह पे काम होने लगा था, ठीक है। यानी पीएमओ अपने मिनिस्टर इन सब की बातें नहीं सुनेगा, तो नहीं इसकी सुनेंगे, पीएमओ ऑफिस सुनेंगे। इसलिए कहते हैं ना पीएमओ ऑफिस से खबर आई है, पीएमओ ऑफिस ने ये कर दिया। तो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, बहुत पावरफुल पोस्ट है, ये सब पोस्ट है इन्होंने बनवाई, सचिवालय यहाँ बनाया गया, और यहाँ पे अपनी पसंद का ऑफिसर इन्होंने रखना शुरू किया, और शास्त्री जी ने काम किया। तो डीपी धर जो थे वो इंदिरा गांधी के पीएमओ में थे, जो इंदिरा गांधी ने अपॉइंट किए थे। और इंदिरा गांधी ने इसी के साथ में 5 कश्मीरी पंडित, कुछ लोग उन्हें कश्मीरी माफिया के नाम से भी कहते थे, उनको भी अपने ऑफिस में लिया था, जो कहते हैं कि बहुत ही विश्वसनीय, इंदिरा गांधी के बहुत ही विश्वसनीय लोग थे, ठीक है, उनको भी लेता। ये 5 लोग जो कौन थे वो भी देख लो। पांच में जो पहला नाम है, पहला नाम ले पीएन अक्सर, याद है पीएन अक्सर?
अरे उसमें नहीं पढ़ाया था, PN हक्सर, HAKSAR, PN हक्सर। जब 370 पढ़ा रहा था, जब बताया था PN हक्सर के बारे में, भूल गए। कोई नहीं, जब वीडियो आ जाएगी, आज या कल में वीडियो आ जाएगी, तो आराम देखना PN हक्सर कौन थे। ठीक है, ये भारत के पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने, यही थे भारत के पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी। ये IFS ऑफिसर थे और इन्हीं के लिए विशेष पद प्रिंसिपल सेक्रेटरी का बनाया गया था। तब से आज तक ये पद चला आ रहा है। PMO में सबसे पहले यही थे। और दूसरे यही थे DP धर, DP धर, बल्कि DP नहीं, पहले PN धर थे, सॉरी, पहले नाम PN धर का है, PN धर थे। PN धर जो थे वो एक इकोनॉमिस्ट थे और बाद में वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुए, जो PN हक्सर के जगह पर आए ये भी पीएन थे, हैं। ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुए बाद में। ये भी पीएन थे। हाँ, ये वो PN हक्सर हैं, ये PN धर हैं। ठीक है, अच्छे इकोनॉमिस्ट थे। और तीसरे नंबर पे जो इंदिरा गांधी के विश्वास प्रति लोगों में थे, उनका नाम था DP धर। और जो DP धर हैं, ये एक पॉलिटिशियन थे बढ़िया, कांग्रेस गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी रहे, USSR में एम्बेसडर भी रहे। इनका कोई ऑफिसर रैंक पोस्ट नहीं था। ठीक है, सर रिपीट करना क्या कहते हैं? ये पॉलिटिशियन थे अच्छे, मिनिस्टर भी थे, और जो आपकी क्या नाम है USSR है, वहाँ पे एम्बेसडर भी रहे थे। ठीक है, तो इनकी ये प्रोफाइल थी। इसके बाद एक नाम और है जिसका नाम है TN कॉल, TN कॉल, TN कॉल। और ये भारत के, ये IFS ऑफिसर थे और भारत के 2 बार फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे हैं। ठीक, और एक जो नाम है वो बड़ा भयंकर नाम है, RN काओ। RN काओ। और काओ साहब जो हैं, ये भारत के अब तक के सबसे बड़े जासूस हैं। ठीक है, जो रो सुना ना, रो, भारत की रो है, रिसर्च एनालिसिस विंग, उसकी स्थापना RN काओ ने करवाई थी और यही उसके कई साल तक जो चीफ है वो बनकर है। ठीक है, और इंदिरा गांधी के सबसे विश्वसनीय सलाहकारों में से एक थे RN काओ। ये 5 वो टीम थी, सबसे बड़ी खासियत थी, पांचों के पांचों कश्मीरी पंडित थे और पांचों पे ही इंदिरा गांधी पूरी तरह विश्वास करती थी, इसलिए इन्हें कश्मीरी माफिया बोला जाता था। कश्मीरी माफिया भी कुछ लोग इन्हें बोलते थे, कश्मीरी माफिया का राज चल रहा है अब सरकार में, ऐसा बोला जाता था। ठीक, तो देखो 12 जून को क्या हुआ। 12 जून को एक खबर तो ये मिली, सुबह सुबह मिल गई थी, कोई रात को 11 जून की रात को डेथ हो गई थी धर साहब की। ठीक है, और 12 जून को सुबह सुबह ये खबर मिली इनको, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल गई, बात हुई, लेकिन एक तो विकेट गिर गई थी बेचारों की, तो करते क्या, अब जो मर गया उसे तो कुछ कर नहीं सकते। 12 जून को दूसरा झटका तब लगा जब विधानसभा यानी गुजरात विधानसभा की काउंटिंग हो रही थी। और इस काउंटिंग में रिजल्ट भी तो आएगा, इलेक्शन हुआ तो काउंटिंग में जो कांग्रेस थी, कांग्रेस को मिली 75 सीट्स और बाकी जो सीट्स थी वो विपक्ष को मिली 88 सीट और विपक्ष यहां पर जीत गई और विपक्ष ने सीट सरकार बनाई, यानी कि एक सरकार इसके हाथ से साफ तौर पर निकल गई। और जो तीसरा बड़ा पंगा इंदिरा गांधी के जीवन में आया वो था इलाहाबाद से। और इलाहाबाद ये वो जगह है जहां से इंदिरा गांधी का पूरा बचपन चला। इलाहाबाद, इंदिरा गांधी अपने बचपन के दिनों में यहीं खेली, बड़ी हुई, पढ़ी लिखी, और आज देखो, मतलब आज नहीं, उस दौरान देखो हैं क्या बोला, खूब किकली खेली। हाँ, खूब किकली खेली। ठीक, और 1971 का भी इलेक्शन पे आ जाओ वापस से, हल्का सा पीछे जाना पड़ेगा इस डेट को यहाँ समझने के लिए। 1971 का इलेक्शन याद है कि इंदिरा गांधी ने तुरंत करवा दिया था, 1 साल पहले ही सरकार गिरा के।
तो 1971 का जो इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में इंदिरा गांधी जिस सीट से खड़ी थी वो इलाहाबाद के बिल्कुल पास की सीट थी, इसका नाम था जगह का रायबरेली। रायबरेली की सीट से वो लड़ी, इलेक्शन जीत गई। उनके जो विपक्ष में खड़ा था उसका नाम था राजनारायण, और राजनारायण तकरीबन 1 लाख वोट से हारे। अब इंसान 1 वोट से हारे या 1 लाख वोट से हारे, खुन्नस आती है। और आरोप लगते हैं, आरोप भी लगते हैं कि इसने धोखाधड़ी करी, ये किया वो किया। और राजनारायण ने क्या किया, राजनारायण ने इंदिरा गांधी के ऊपर केस ठोक दिया इस बात को लेकर के। ठीक है, ये वाला हिस्सा मिटा दूं। सर 30 मिनट से क्या 30 मिनट का बता रहा हूँ। 30 का वर्डिक्ट आ गया। अब यहां क्या हुआ, एक एक्ट है रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट, रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट। ये जो एक्ट है इसके अंदर जो संभावना बनाई जाती है, ये एक्ट 2 है बल्कि, एक एक्ट है 1950 का, एक एक्ट है 1951 का। ठीक, ये 2 एक्ट हैं अपने आप में। 1950 वाला जो एक्ट है उसमें कहा गया है कि जो लोकसभा है, विधानसभा है, उन सीटों का डिलिमिटेशन कैसे होगा, वोटर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, ये सारी बात 1950 वाले में की गई है, 50 वाले एक्ट में। क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। जो लोकसभा विधानसभाएं हैं उनकी सीटों का डिलिमिटेशन कैसे होगा, और जैसे वोटर्स होंगे उनकी वोटर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, किस कंडीशंस पे वोटिंग लिस्ट बनेगी। ठीक है, आपका वोटिंग लिस्ट में नाम आने के कंडीशन, इस टाइप के सारे नियम उसमें बनाए गए हैं। ठीक, 1951 में जो बना उसमें लिखा गया कि किस आधार पे जो कैंडिडेट है उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, किस आधार पे कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, ये 1951 वाले एक्ट में बनाया गया। तो ऐसे समझ सकते हैं हम कि इलेक्शन के लिए ये वाला एक्ट हो गया 1950 वाला, और डिस्क्वालिफिकेशन के लिए 1951 वाला हो गया। क्लियर। इसे हिंदी में जनप्रतिनिधि अधिनियम भी बोलते हैं, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 1951। ठीक है, हैं दोनों को ही। अब जो 1950 वाला 51 वाला ये एक्ट है, ये वाला, इसके 2 सेक्शन हैं। एक सेक्शन है सेक्शन 123 का सब क्लोज 7, 123 का सब क्लोज 7, और एक सेक्शन है सेक्शन 8 का सब क्लोज ए, 8A भी इसको बोलते हैं, 8 का ए। और देखो ये जो सेक्शन कहता है 123, ये क्या कहता है, यदि सरकारी लोगों का उपयोग, ठीक है, या फिर किसी प्रकार से किन लोगों का उपयोग इलेक्शन में किया जा सकता है, किनका नहीं किया जा सकता, उस बारे में ये कहता है। इसमें 7 जुड़ा हुआ है, इसका मतलब साफ साफ है, 7 नंबर का मतलब कि सरकारी जो कर्मचारी हैं, सरकारी लोग मतलब सरकारी जो कर्मचारी हैं, उनका उपयोग इलेक्शन में किया जाएगा तो क्या होगा, ये इसमें बात की गई है। ये कहता है कि अगर ऐसा करते हुए आप पकड़े गए तो पनिशमेंट लिख दिए इसमें कि आपको 2 साल की पनिशमेंट, साथ में 6 साल तक इलेक्शन ना लड़ने की भी सजा मिलेगी। और किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को इलेक्शन में, मान लो आप गवर्नमेंट ऑफिसर हो, ठीक है, और आप जैसे मान लो अभी इलेक्शन होने वाले हैं, आप उस इलेक्शन में काम करते हो किसी भी प्रकार का, आपने स्पीकर लगवाने में मदद कर दी या लाने में मदद कर दी या कुछ हेल्प कर दी, और ऐसा करते हो आप पकड़े गए, पाए गए, ठीक है, तो आपको सजा मिलेगी। यानी कि जिसने इलेक्शन में आपको इन्वॉल्व किया उसको सजा मिलेगी, वो इलेक्शन रद्द हो जाएंगे। हाँ, 8A में नहीं, 8A में तो पनिशमेंट आएगी। हाँ, ये इसमें लिखा गया है कि कौन कौन पार्टिसिपेशन नहीं कर सकता इलेक्शन जब होंगे तो, सरकारी कर्मचारियों में से, ये साफ साफ करेगा सरकारी कर्मचारी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और यहां कर दिया अगर ऐसा करेगा तो जो MP MLA है उसको क्या सजा मिलेगी। ठीक, ये सजा इसमें दे दी गई, और सजा में ऐसा रखा गया बेसिकली, या तो वो 2 साल की सजा मिल जाए उसे कि 2 इयर्स, या फिर +6 इयर्स भी हो सकता है,
2 साल जो सजा मिलेगी वो, और 6 साल तक इलेक्शन से डिबार कर देगा, इलेक्शन से डिबार कर देगा, बाहर कर दिया जाएगा उसको। ठीक, अब जो टोटल आरोप लगाए गए थे, और देखो यहां जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज का नाम था जगमोहन लाल सिन्हा, और जगमोहन लाल जो सिन्हा थे वो 14 साल तकरीबन बरेली में वकील रहे। जगमोहन लाल सिन्हा 14 साल बरेली में वकील रहे। उसके बाद में एडीजे बना दिए गए, एडिशनल जज के पोस्ट में उनको लेकर गए, जिला न्यायाधीश बने। ठीक है, और उनके अच्छे काम को देखते हुए उन्हें हाई कोर्ट में जज के तौर पे नियुक्त कर दिया गया कि हाई कोर्ट जज बन गए। जगमोहन लाल सिन्हा, जगमोहन लाल सिन्हा इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज, जिनके पास इंदिरा गांधी का एक केस आया और बड़े ही हाँ, इनके द्वारा, राजनारायण के द्वारा। और क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी के वकील थे नानी पालकी वाला, फेमस वकील, याद है यूसीसी में बताया था, खतरनाक रूप के वकील। और जो ये थे राजनारायण, इनके वकील थे ये शांति भूषण, और शांति भूषण भी एकदम रसूखदार वकील थे, कोई मजाक नहीं थे। शांति भूषण नानी पालकी वाला का खड़े हैं, अगर दोनों खड़े थे तो ऐसा मान के चलो कि जज भी कंफ्यूज है कि किसकी सुनूं, तरीके से लगते थे एकदम कि हाँ भाई ये लड़ेंगे बहुत खतरनाक तरीके से। नानी पालकी वाला, नानी पालकी वाला। और इंदिरा गांधी के ऊपर कुल मिलाकर 14 आरोप लगाए गए थे कि इन्होंने ये गड़बड़ की है। ये जगमोहन लाल सिन्हा, इंदिरा गांधी की तरफ से नानी पालकी वाला था। हाँ, और इनकी तरफ से शांति भूषण थे, इनकी तरफ से राजनारायण की तरफ से। आई थिंक मैंने इतना ध्यान से नहीं देखा उसमें, एक बार देख कंफर्म करना, शायद लग तो वही रहे कि उन्हीं के कुछ होंगे, क्योंकि प्रशांत भूषण तो काफ़ी एजेड हो गए, उन्हीं के ही होंगे। नानी पालकी वाला क्या वकील पूछ रहा हो, पति चाय का पति, काय का पति है, मुंह देखो। ठीक, यहाँ तक हुआ। अब हाँ, राजनारायण के थे ये शांति भूषण। क्या हुआ? नहीं, खुशी नहीं, देख रहा हूँ मुद्दा हो जाएगा जल्दी ख़त्म, थोड़ा सा है, 1-1.5 घंटे में नहीं पड़ जाएगा, कोई डर वाली बात नहीं है। कि टाइम क्या हुआ है? अरे 2:30 बजा तो बहुत टाइम। हाँ क्या? हाँ, जगमोहन लाल सिन्हा ये जज थे, ठीक है, हाई कोर्ट में। अब देखो, अब जगमोहन लाल सिन्हा जो थे वो बड़े, एक तो सुलझे वकील और फिर जज हो चुके हैं। हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जगमोहन सिन्हा को लगा कि ये ऐसा मामला है जिसके खिलाफ केस है उसका होना जरूरी है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं पूछा? पहले तो हाई कोर्ट में अपील की गई ना, वहीं का मामला था, तो सुप्रीम कोर्ट को जाकर हाई कोर्ट में हो सकता है तो मामला। देखो एक बात सोचो कि सीट से लड़ी रायबरेली से, ठीक है, जो काम सुप्रीम कोर्ट करता है वो काम तो हाई कोर्ट भी कर सकता है, रिट भी कर सकता है, कुछ कर सकता है। तो इंसान कोशिश करता है मेरे पास में हाई कोर्ट है तो मैं सुप्रीम कोर्ट क्यों जाऊं, वहीं के मैं निपटा लेता हूं पहले। ये आरपीए नेशनल लेवल पे नहीं था? क्यों नेशनल लेवल क्यों नहीं है? पर नेशनल लेवल पे सर नेशनल लेवल पे फिर तो उसको सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, लेकिन उसने सोचा हाई कोर्ट में निपटा लें पहले। हाई कोर्ट में निपटा लो, क्या चक्कर हो, दिक्कत हो गया ना हाई कोर्ट में, क्योंकि वो तो खुद इलाहाबाद में रह रहे थे ना, वरना उनको सुप्रीम कोर्ट चक्कर काटने पड़ते बार बार। और पीएम का क्या, पीएम को कुछ बिगड़ा थोड़ी, वो थोड़ी पीएम थे, पीएम तो इंदिरा गांधी थी, वो तो सरकारी गाड़ी लेके पहुंच गई, उन्हें क्या दिक्कत थी। और देखो हुआ भी यही कि जज साहब ने बात सोची कि भैया मुद्दा थोड़ा भयंकर है और इस मुद्दे में जिसने गलती की है उसे बुलावा जावे। और भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी जज ने प्रधानमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री को लाके कटघरे में खड़ा कर दिया कि आ जाओ, और 5 घंटे अदालत में सवाल जवाब हुए। इंदिरा गांधी अपने वो बच्चों को भी लेकर चली गई कि चलो घुमा कर लाती हूँ तुम्हें नानी घर इलाहाबाद, वो लेकर चली गई सबको, सरकार थी वो तो क्या दिक्कत थी उन्हें। और पीएम से खूब बातचीत हुई, और जब सवाल जवाब हुए
14 में से 12 मामले गलत निकले, कैंसिल हुए, इंदिरा गांधी को बड़ी राहत मिली। लेकिन 2 मामलों में फंस गई, 2 मामले फंस गए इनके, और इन 2 मामलों ने ही, ये सब 12 जून के हो रहा है। हाँ अभी 12 जून में चल रहा है, ठीक है, इन मामलों में ही हालत खराब होने वाली है। इसमें से एक मामला जो था वो था चुनाव एजेंट का मामला, ठीक है, चुनाव एजेंट, क्योंकि चुनाव एजेंट कौन होंगे, यानी इलेक्शन एजेंट का मामला था। और जो इलेक्शन एजेंट थे ये थे इनके यशपाल कपूर, इलेक्शन एजेंट बने यशपाल कपूर। और यशपाल कपूर जो थे वो इंडियन गवर्नमेंट में सर्वेंट थे, सर्विस में थे, गवर्नमेंट जॉब में थे। और ये इनके साथ जुड़े, यशपाल कपूर की देखो दिक्कतें क्या बढ़ी, मतलब जो इलेक्शन का काम हम संभाल रहा है वो इंसान, ठीक है, उसको इलेक्शन एजेंट बोल देते हैं। 7 जनवरी 1971 को इन्होंने काम करना शुरू किया। इलेक्शन कमीशन क्या होता है? वो कंडक्ट करता था। इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवा रहा है। ये जो थे इलेक्शन एजेंट का मतलब है जो इंदिरा गांधी ने अपनी तरफ से नियुक्त कर दिया कि आप मेरे इलेक्शन का काम हम संभाल लो, पर्सनल लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पर नहीं। वो तो गवर्नमेंट ऑफिसर यशपाल तो, ठीक है, मान लो मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ और कल को मेरे पास कोई बंदा आया MP MLA, वो बोले भाई मेरा इलेक्शन चल रहा है और आप जरा पर्सनली मेरा ये काम संभाल लो, और मैं संभाल लूँ तो इसका मतलब मैं इलीगल एक्टिविटी कर रहा हूँ, ठीक। तो इन्होंने वो किया। और इलेक्शन जो हुए थे वो हुए थे 1 से 10 तारीख के बीच में। 7 जनवरी को इन्होंने काम किया और इन्होंने रिजाइन दिया 13 तारीख को, रिजाइन इन्होंने दिया 13 जनवरी को, रेजिग्नेशन दे दिया इन्होंने अपनी पोस्ट से। तो ये बोले जज साहब कि भाई आपने जो रिजाइन किया है वो बाद में किया है, यानी कि आपने इतने दिन जो 6 दिन का समय लिया, 6 दिन में आपने सरकार में रहते हुए सर्विस कैसे दे दिया आपने। तो ये पकड़ी गई इंदिरा गांधी। एक तो ये मुद्दा फंसा इनका। देखो भाई मान लो मैं हूं, अब मुझे पता है कि जो ये वाला एक्ट है, कानून है वाला, इसमें इस धारा में लिखा हुआ है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी पार्टी के सहयोग को नहीं आगे बढ़ा सकता, नहीं दे सकता सहयोग अपना, क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी है। कभी स्पीकर लगाना, मंच बनाना, ये सब नहीं कर सकता, ठीक है। रायबरेली में इलेक्शन हुए थे 1971 में, ठीक। 1971 को जो इलेक्शन हुए थे उसके हिसाब से जो वहाँ पे बड़ा भव्य मंच बनाया गया था इंदिरा गांधी के लिए, तो उस मंच में जो यशपाल थे, इंदिरा गांधी ने कहा भाई तुम मेरे एक तरह से एजेंट में तुम्हें नियुक्त कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब गवर्नमेंट की तरफ से कोई पोस्ट नहीं मिल रही ना उन्हें, वो तो इंदिरा गांधी जो खुद कुछ नहीं है, वो MP का इलेक्शन तो लड़ रही ना इंदिरा गांधी, उसने उन्हें एजेंट बना लिया अपना पर्सनली, ठीक। तो उनको बोल दिया भाई तुम अगर मेरा काम करोगे तो तुम्हें बहुत सारे लाभ दे देंगे हम। उनको लगा ठीक है। 7 जनवरी से उन्होंने काम करना शुरू किया इंदिरा गांधी के लिए पर्सनल लेवल पे, कि हम आपके बूथ वूथ लगवा देंगे, आपके पोस्टर लगवा देंगे, ये सब करवा देंगे। हम ये सब काम शुरू कर दिया करना इलाहाबाद में। और इनको लगा कि यार मैं इंदिरा गांधी के साथ ही क्यों ना हो जाऊं परमानेंटली, मेरा भविष्य बन जाएगा। इन्होंने क्या काम किया, 13 तारीख को इन्होंने रिजाइन कर दिया अपनी पोस्ट से। जो सरकारी जॉब पे थे इन्होंने रिजाइन किया सरकारी जॉब से 13 तारीख को, यानी कि काम कर रहे हैं 7 तारीख से, रिजाइन कर रहे हैं 13 तारीख से। तो इतने दिन तो सरकारी जॉब पर रहते हुए काम किया ना इन्होंने, तो गलत हुआ कि नहीं हुआ। आप 7 को रिजाइन कर दो, 13 से काम कर दो तो सही रहता। ये इंदिरा गांधी फंस गई 6 दिनों के मामले में कि आपने कैसे काम करवा लिया, ठीक। दूसरा मुद्दा कि दूसरे में इन्होंने बोल दिया कि जो रैली के लिए मंच बनवाया, जो रैली के लिए मंच बना, उस मंच पे बहुत सारे सरकारी कर्मचारी की मदद ली गई। एक मुद्दा ये कह दिया इन्होंने जज साहब ने, यशपाल कपूर, ठीक। सेकंड यही था कि जो रैली वैली ऑर्गेनाइज की गई थी उसमें भी आपने सरकारी कर्मचारियों की मदद ली। ये मुद्दा सेकंड हो गया। ये 2 मुद्दे इनके फंस गए। और अब जज साहब पूरे मूड में आ गए। जज साहब ने बोला भाई देखो कुछ भी है, गलती तो आपसे हुई है तो सजा तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, और गलती करेगा इंसान से हकदार तो है ही फिर वो। तो जजमेंट में जो 3 जजमेंट थे बड़े भयंकर निकाल कर दिए जज साहब ने। वो क्या थे, पहला उन्होंने बोला कि जो 1971 का चुनाव हुआ है, हाँ
ये पहला और दूसरा सर अलग अलग कैसे है? देखो पहले में क्या है कि एक सरकारी आदमी, गवर्नमेंट सर्वेंट का तो दोनों में इस्तेमाल हो ही रहा है। सुनो सुनो समझो समझो, दूसरे वाले में क्या है कि कोई भी गवर्नमेंट आदमी, उन्होंने बोला भी गवर्नमेंट आदमी रैली वेली इन सब चीज़ों में जा रहा है, काम वाम कर रहा है, उसे मिल रही है तनख्वाह सरकारी, और सरकारी काम देखेगा, वो थोड़ी ना रैली में जाकर भाषण देगा या झंडे उठाता फिरेगा आपका, ये गलती हुई। दूसरा पहले वाले में क्या है, जो इलेक्शन एजेंट बन गया, यानी कि वो अपने आप को ऑथराइज कर लिया उन्होंने कि मैं आपका इलेक्शन एजेंट हूँ प्राइवेटली, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। जो दूसरे वाला हिस्सा है, दूसरे वाले में तो ये बोलते हैं ना भाई मैं तो एजेंट था ही नहीं, तो उन्होंने बोला आप रैली में कैसे शामिल थे, फिर ये बताओ। सर इलेक्शन एजेंट से एक पोजीशन क्रिएट करी हुई थी। हाँ एक सेकेंड ना, हेलो अरे रुक जाओ पढ़ा रहा हूँ, कुछ इमरजेंसी आ गई क्या। वो मैं दे दूंगा फिर उसे, ठीक है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दूंगा, अभी रुक जाओ, मैं अभी तुम्हें भेजूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। यहाँ तक का समझ में आया दीपक, क्लियर पिक्चर। अब देखो जो ये वाला हिस्सा हुआ, इस हिस्से के ब्याह पे 3 जो पॉइंट है वो रखे गए। जज साहब ने बोला कि जो चुनाव हुआ 1971 वाला, ठीक है, इसमें इंदिरा गांधी चुनाव लड़ी, जिस पोस्ट से लड़ी एमपी की सीट से, हम उस चुनाव को ही रद्द करते हैं। समझे, इंदिरा गांधी जिस एमपी सीट से पीएम बनी हुई देश की, उस चुनाव को ही रद्द कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट जज ने, ठीक है। दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला, खाली वो वाली सीट ना, हाँ वही तो सीट होगी ना, कि उस सीट का चुनाव, बाकी पूरे देश का चुनाव थोड़ा रद्द करेंगे, उस सीट का चुनाव रद्द कर दिया। दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला कि 6 साल के लिए, तो सर एमपी की मेंबरशिप गई। हाँ कि 6 साल के लिए इंदिरा गांधी को चुनाव से बाहर किया जाता है, ये कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगी, डिबार कर दिया 6 साल के लिए। 6 साल के लिए सीधा पनिशमेंट है भाई। जज पूरे मूड में था कि मैं तो जज हूं, मैं तो अपनी चलाऊंगा, ठीक है, लेकिन ये भी थी मैं भी इंदिरा हूं, मैं भी आगे खेलना चाहूंगी। सर पहला पॉइंट क्या था एमपी का? पहला पॉइंट था चुनाव रद्द किया जाता है, साफ साफ शब्दों में चुनाव रद्द कर दिया कि भाई नहीं होगा चुनाव, ये माना नहीं जाएगा, अमान्य होगा चुनाव, ठीक है, चुनाव रद्द किया गया। आने वाले, यानी कि जब से सजा सुनाई गई है, इस समय से 1974 से आने वाले 1975 से आने वाले 6 साल तक के लिए इंदिरा गांधी को चुनाव से वंचित किया जाता है, डिबार किया जाता है, कोई चुनाव नहीं लड़ पाएगी 6 साल तक। और तीसरा 20 दिनों का समय दिया गया वैकल्पिक प्रावधान करने के लिए, क्योंकि भाई पीएम है। हाँ इंग्लिश में होता थोड़ा। हाँ 20 दिनों का टाइम दे दिया कि ऑल्टरनेट ढूंढ लो कि किसे पीएम वीएम की पोस्ट देना चाहती हो, ठीक है, सब ढूंढ ढांड लो, ठीक है। आपकी जो सीट है वो तो ख़त्म कर रहे हैं हम, आप तो गई, अब ये तो आप पीएम रहो या कोई और पीएम रहे, फिलहाल के लिए 20 दिन तक आप रह सकते हो पीएम, उसके बाद कोई और पीएम आ जाना चाहिए, ठीक है। ये तीनों फैसले कर दिए कैडे। और जो इनके वकील थे नानी पालकी वाला, देखो जब इमरजेंसी लगाई गई तो नानी पालकी वाला भी इनके विरोध में होकर निकल लिए कि अच्छा तुम दिमाग खराब कर ऐसा करो, मैं जा रहा हूं, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब थोड़ा सा आगे की कहानी पे चलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, और अब देखना डेट बाय 20 के वैसे डेट में चलेंगे, इन्हें क्लियर कर रहा हूँ बोर्ड को, अब वो डेट में समझना। अब दूसरी तरफ 20 जून को, कुछ दिन तक तो ये सख्ते में रही बेचारी, तो 20 जून का दिन, और 20 जून को इंदिरा गांधी रैली की एक, और तकरीबन इंदिरा गांधी की रैली हुई और उसमें 10 लाख लोगों ने समर्थन किया इंदिरा गांधी को, 10 लाख लोग आए, और इंदिरा गांधी ने बोला कि भाई
देश बुरे हाथों में फंस रहा है, बचा लो इसे। सर कहाँ पे हुई थी? ये इधर दिल्ली में हुई और इंदिरा गांधी ने सीधा सीधा बोला कि देश बुरे हाथों में फंस रहा है, इसे बचा लो, देख लो अगर मैं गई तो क्या क्या हो जाएगा, फलाना ढिमकाना, मैंने तो क्या कर दिया तुम्हारे लिए, वो सब बातें हुई। ठीक, और इन 20 लाख लोगों को लाने के लिए ऐसा माना गया, 10 लाख लोगों को लाने के लिए, कि उस दिन सारी ट्रेन फ्री कर दी, सारी बस फ्री कर दी। जो हरियाणा के सीएम थे उस दौरान, हरियाणा के सीएम थे बंसी लाल, उन्होंने बड़ी प्रमुख भूमिका निभाई लोगों को इकट्ठा करने में। हरियाणा आधा कहते हैं कि आधा हरियाणा उठ करके आ गया, और इधर दिल्ली के लोग, ये सब लोग बिल्कुल इंदिरा गांधी को हो कि हम आपके साथ हैं, जो होगा देख लेंगे। अब इस 20 जून की रैली को देख करके, हाँ 20 जून को देखो मैंने क्या कहा था, कुछ लोग विरोध में आएंगे, कुछ लोग पक्ष में भी थे। भाई जहां भी होता है किसी, अब जब आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में लोग बीजेपी के ही पक्ष में, आम आदमी के पक्ष में भी है, साइकिल के पक्ष में भी है, मायावती के पक्ष में, सबके पक्ष में होते हैं। तो पक्षदार भी तो होते हैं ना, जहाँ पक्षदार है वहाँ विपक्ष भी है। तो जो लोग पक्ष में है वो आ गए, और 4-5 को तो ऐसे ले आते हैं कि आओ तुम्हें बिरयानी मिलेगी। जो भूखा मर रहा है उसे पता है एक बिरयानी तो मिलेगी, चलो। उसे नहीं पता इंदिरा गांधी कहाँ खड़ी है, 10 लाख की भीड़ में इंदिरा गांधी दिख रही है कहीं। जब तो स्मार्टफोन में देखी, फोटो बड़ी कर लूँ, कुछ नहीं था, तब क्या दिखेगा। आधे लोग तो यूँ देखते थे, ओ वो दिख गया, पता लगा वो तो कोई और जा रही थी सफ़ेद साड़ी पहन के। हाँ, ये जजमेंट आया था 12 जून 1975 को। ठीक है, तो इसके बाद 20 जून के बाद 21 जून को जो विपक्ष था उन्होंने तय किया कि हम भी एक रैली करेंगे, और रैली की तारीख उन्होंने डिसाइड की 20 जून में दिल्ली में रैली हुई इंदिरा गांधी की। सब लोगों ने मिलकर सलाह बनाई कि भाई एक रैली वैली करो, जनता में विश्वास जताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एमपी की सीट गई, जनता में विश्वास नहीं होता कैसे रहेगा मामला। ठीक है, और 10 लाख लोग आए, समर्थन हुआ, हरियाणा के लोग आए, ट्रेन बस सब फ्री करी, ये सब बातें हुई। 22 जून को एक और रैली हुई। अब ये जो रैली की, ये की विपक्ष ने, और ये रैली ऐसे हुई कि 21 जून का अनाउंसमेंट हुआ कि भाई दिल्ली में हम रैली करेंगे, और जेपी नारायण उस रैली को संबोधित करेंगे। और बड़ी किस्मत की बात कि उस दिन, 22 जून के दिन भयंकर बारिश हुई, और बिहार से उनका प्लेन उड़ना था जो दिल्ली पहुंचना था, मौसम साफ था नहीं, वो उड़ नहीं पाया, क्योंकि जो डिपार्टमेंट है जो मौसम की जानकारी देगा वो तो इंदिरा गांधी के हाथ में है। वो मौसम साफ होने की जानकारी ना दे तो उड़ेगा प्लेन प्लेन कैसे उड़ाओगे। लेकिन कुछ भी करा करके, जुगाड़ पानी करके, लड़ झगड़ के वो आ गए दिल्ली की तरफ। दिल्ली तो मैं आऊँगा, ठीक है, दिल्ली वो पहुँच गए, और रैली भी हुई, और देसाई साहब ने संबोधित भी किया। जेपी नारायण, हाँ सॉरी, जेपी नारायण ने संबोधित भी किया। पहले ये बोला गया कि मतलब जो मोरारजी, हाँ नहीं सॉरी हाँ, ये हुआ था जेपी नारायण दिल्ली आ नहीं पाए, तो फिर जो देसाई साहब थे सब बोला गया भाई देसाई साहब संबोधित करेंगे अब रैली को, मोरारजी देसाई जो है संबोधित करेंगे रैली को, और यही हुआ, उन्होंने संबोधित किया। और बारिश के बाद भी उसमें भी लाखों लोग इकट्ठा हो गए कि ठीक है जून की बारिश से भीग लेंगे, क्या गर्मी तो हो रही है तो ठंडे हो जाएंगे मामला, ठीक है, वो लोग भी आ गए। अब अगली तारीख है 23 जून, और 23 जून की डेट भी बड़ी कमाल है। रैली का कोई नारा नहीं, रैली का नारा इतना है कि सरकार बदलनी है अभी हमारी। इन्होंने कुछ ऐसा नहीं बोला अभी तक, ये लगे हैं बस कि हमें इस सरकार से बदलाव चाहिए। और हाँ, बल्कि ये बोला था देसाई साहब ने कि तुम ऐसी सरकार चाहते हो, तुम ऐसी सरकार के साथ जुड़ना चाहते हो जो सरकार अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी कर रही है, ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी कर रही है। दूसरे ने बोला, एक तो रिक्वेस्ट करते थे बार बार, और रिक्वेस्ट खास क्या थी, जेपी नारायण की और इसकी क्या नाम है, मोरारजी देसाई की रिक्वेस्ट क्या होती थी, सरकारी कर्मचारी से तुम ऑफिस मत जाओ, आर्मी से बोलते तुम आर्मी काम छोड़ दो बैठ जाओ, बॉर्डर की सिक्योरिटी मत करो, पुलिस वाले से बोलते तुम घर पे बैठो। ये सारी रिक्वेस्ट करते थे कि हम नया देश बनाएंगे, हम नई सरकार बनाएंगे और फिर आपको दोबारा रिक्रूट करेंगे। बोले तुम इनको घर बैठा दो आर्मी को, उधर तक दुश्मन घुस जाए,
क्या हो जाएगा, क्या देश बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसी प्रकार के रिक्वेस्ट किया करते थे। देश बन जाएगा फिर नहीं बन जाएगा, सही बात है, पता नहीं किसका तान है, किसका देश है, किसी का बांगा बन जाए, वो कह नहीं सकते हैं, लेकिन बनेगा नहीं। और 23 जून को अब जो इलाहाबाद वाला केस था उसमें एक छूट दे दी गई थी कि आप पिटीशन में अपील कर सकती हो सुप्रीम कोर्ट में, तो कर सकता है हर किसी का क्या। तो 23 जून को सुप्रीम कोर्ट में डेट आ गई कि भैया जो इंदिरा गांधी केस है उस पर जजमेंट होगा, उस पर अपील की सुनवाई आई। और इंदिरा गांधी ने एक बात बोली उस मतलब बेंच से कि हमें एब्सोल्यूट स्टे दे दो। ठीक है, एब्सोल्यूट स्टे दे दो हमें। सर इसकी परमिशन नहीं ली थी वहां से इलाहाबाद हाई कोर्ट से? बताता हूं, देखो मैंने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पढ़ाते हुए बताया था कि डायरेक्टली आप ऐसे नहीं जा सकते जब तक मामला सही ना हो। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में साफ लिख दिया था कि हमारा मामला जो है, हमारा जो जजमेंट है वो ये है, आप इस जजमेंट को लेकर के हायर अथॉरिटी में अपील कर सकते हो अगर आपका मन है तो। हमको जबरदस्ती नहीं कर रहे कि आप जाओ, लेकिन जब तक आप नहीं जाओगे मेरा जजमेंट तो ये रहेगा, ये नहीं बदलेगा। अब आपकी मर्जी, आप जाओ या मत जाओ। अब इंदिरा गांधी को लगा भाई मर्जी है तो जाएंगे ही, वो गई। उन्होंने बोला मुझे एब्सोल्यूट स्टे दे दो। ठीक है, यानी कि एब्सोल्यूट स्टे का मतलब है जो फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट का है वो तब तक के लिए रोक दिया जाए, इंप्लीमेंट ना किया जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला ना सुना दे। देखा शातिर दिमाग। सुनो, 23 जून को सुप्रीम कोर्ट में जो अपील की गई थी उसकी सुनवाई आ गई। ठीक है, इंदिरा गांधी वाले केस की। उन्होंने वहां बोला पहले सेंटेंस में ही कि भाई हमें एब्सोल्यूट स्टे चाहिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस जजमेंट पे जिस जजमेंट को उन्होंने पास किया है। 3 जजमेंट दिखा रहा, 3 वो पॉइंट लिखवाए थे। सरकार सॉरी ये इलेक्शन रद्द हो गया, 6 साल के लिए डिबार कर दिया, वो सब करवाया था। ठीक है, तो उन्होंने बोला एब्सोल्यूट स्टे कर दो, यानी कि जब तक वो लागू ना हो, जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना फैसला ना दे दे। ठीक, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला 1 साल 6 महीने 2 साल में भी आ सकता है, जब तक आए तो। और लेकिन थोड़ा सा ना कि कहते हैं समय खराब होता है। एब्सोल्यूट जो स्टे था ये 23 तारीख को किया था। ये बात की गई थी, मिला नहीं है अभी। एक पंगा था क्योंकि इसमें भी, क्योंकि इस समय सुप्रीम कोर्ट में समर वेकेशन चल रहे थे। इस समय सुप्रीम कोर्ट में समर वेकेशंस की छुट्टी चल रही थी, गर्मियों की छुट्टी चल रही थी। और अब देखना एक और हिस्सा समझा रहा हूं। वो कहते हैं ना कि नीति कब किसकी कहां से आके किसके सामने जुड़ जाए पता नहीं चलता, और इंदिरा गांधी साथ तो वही हो रहा था बिल्कुल। कहते हैं ना कभी कभी करनी सामने आती है, अब देखना कहां सामने आई और कैसे सामने आई है। एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट स्टे की मांग की, समर वेकेशन का समय चल रहा है। ठीक है, तो समर वेकेशन में भी अगर ऐसी कोई मुद्दा आ जाए तो इसमें वेकेशन बेंच बिठा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में वेकेशन बेंच बैठी और उसके जज बने, वो जज थे वी.आर. कृष्णा अय्यर। ठीक है, वी.आर. कृष्णा अय्यर, ये उसके जज थे। वी.आर. कृष्णा अय्यर। आप हल्का सा पहले वी.आर. कृष्णा अय्यर का बैकग्राउंड समझ लो। समर वेकेशन, या इसको वेकेशन बेंच बोल देते हैं। समर वेकेशन तो नहीं बोलूंगा मैं, वेकेशन बेंच बोलते हैं। छुट्टियों में हमेशा ऐसी बेंच बिठाते हैं, कोई इमरजेंसी केस आता है तो। ठीक है, अब देखो जो कृष्णा अय्यर थे इनका बैकग्राउंड समझो, इनसे समझ में आएगा कि ये भी इस केस यानी इंदिरा गांधी से कैसे जुड़े हुए थे, और बड़े मजेदार किस्सा है इसमें। अय्यर साहब जो थे केरला के रहने वाले थे। मैं तो हंसी आई जब मैंने पढ़ा कि अय्यर साहब केरला के रहने वाले थे, और 1957 में 1957 में जब दूसरी बार विधानसभा के चुनाव होते, भाई 52 में हुए, 52 के बाद 5 साल हो गए, 57 में चुनाव होते, लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे। ठीक है, तो दूसरी बार चुनाव होने थे और केरल में हल्का सा पासा पलट गया, और दूसरी बार जहां चुनाव हुए वहां पे पहली बार वामपंथी दल की सरकार बन गई, और उसके जो सीएम बने उनका नाम था ईएमएस
नमूद्री पाल, EMS नमूद्री पाल, ये बने वहां के CM। ठीक है, EMS नमूद्री पाल। और इनकी जो मिनिस्ट्री थी, इनकी मिनिस्ट्री में जो लॉ मिनिस्टर थे वो लॉ मिनिस्टर VRK अय्यर ही थे। सर उसका नाम क्या था, क्या बता रहे हो? ये EMS नमूद्री पाल, ये थे CM केरला के 1957 में बने। ठीक है, और कांग्रेस सरकार वहां से हट गई, खत्म हो गई, क्योंकि वामपंथी दल की सरकार बन गई वहां पे। सर ये क्या थे इनकी सरकार? हाँ, EMS नमूद्री पाल जो थे ये बन गए CM केरला के। और ये जो थे इनकी सरकार में लॉ मिनिस्टर थे, साथ में होम मिनिस्टर भी थे। ठीक है, और होम मिनिस्टर लॉ मिनिस्टर रहते, हाँ, VRK अय्यर जो थे, जो सुप्रीम कोर्ट में बाद में जज हुए, ये लॉ मिनिस्टर भी थे और होम मिनिस्टर भी थे इन्हीं की सरकार में। और 1959 में 1959 में केरल सरकार एक बिल लेकर आई जिसे बोलते हैं केरल एजुकेशन बिल। ठीक है, केरल एजुकेशन बिल लेकर के आई और इन्होंने इस बिल में कहा कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं या कोई जैसे क्रिश्चियनिटी वाले स्कूल हैं या कोई संस्था वाले स्कूल हैं, गवर्नमेंट जब चाहे इन स्कूल को अपने कंट्रोल में लेके इनको रन कर सकती है, कोई रोक नहीं सकता। ऐसा बिल लेकर आ गई। और इसमें जो नायर संस्था है और वहां की जो सीरियन क्रिश्चियन संस्था है, उन दोनों ने बड़े ही भयंकर रूप से इनका विरोध कर दिया, आंदोलन चला दिए। दोनों ने आंदोलन चले। अब उस दौरान प्रधानमंत्री कौन है, क्योंकि ये बात कब की हो रही है, 1957 की, 7 की बात हो रही है। और ये जो बिल आया, ये केरल एजुकेशन जो बिल आया, ये आया 1959 में। और प्रधानमंत्री देश से कौन है, नेहरू जी। और एक साल के लिए, इसी वाले एक साल के लिए इंदिरा गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। इसी वाले एक साल के लिए बस इंदिरा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। और कांग्रेस सरकार पूरे देश में ना थी और केरल में नहीं थी। इंदिरा गांधी कूट रही थी अंदर से, उंगली करी होगी। करेगी आगे देखो। और देखो 1950 में टंडन साहब थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1951 से 1954 तक नेहरू जी खुद अध्यक्ष बने, क्योंकि यूसीसी बिल लाना था उन्हें। ठीक है, 1954 से 1959 तक UN धर अध्यक्ष रहे। और 1959 में इंदिरा गांधी एक साल कर रही। 1960 में संजीवा रेड्डी रहे। 1964 से 1967 तक ये के कामराज रहे। 1969 में ये नजरप्पा लिंगम रहे। 1971 में जगजीवन राम बने। 1978 में जो आए, 1978 में इंदिरा गांधी अध्यक्ष दोबारा बनी, जो 1984 तक रही। और उसके बाद में जो ये PV नरसिम्हा राव ये रहे। 1998 में सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी। और उसके बाद एक बार और जाकर के बीच में 2 साल के लिए राहुल गांधी अध्यक्ष बने, लेकिन अब भी सोनिया गांधी वापस अध्यक्ष बन गई। तो इस तरह से इनका चलता रहा सिस्टम। तो अब इन्होंने देखो क्या किया, 1959 में इंदिरा गांधी अध्यक्ष है कांग्रेस की। तो इन्होंने अपने पिताजी को एक उंगली की, पिताजी को बोला पिताजी ऐसा है, क्योंकि वो नेहरू जी प्रधानमंत्री हैं, पापा भी हैं और ये कांग्रेस के अध्यक्ष है और कांग्रेस के लीडर वो हैं, सरकार वही चला रहे हैं। और अध्यक्ष के पास इतनी पावर है कि मंत्री को हटा दे कि नहीं रहेगा कांग्रेस में, क्योंकि इंदिरा गांधी को याद है पिछले बताया था कांग्रेस से निकाल दिया गया था, तो वो भी निकाल सकती थी, इतनी पावर तो है कांग्रेस से निकालने की। तो नेहरू जी थे, उनको इन्होंने कहा कि एक काम करो, ये जो 2 आंदोलन हुए, 2 आंदोलन बताओ ना, केरल एजुकेशन बिल के अपोज में 2 आंदोलन हुए। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन का लाभ उठा लो और केरल में धारा 356 लगा दो। केरल में धारा 356 लगाने की उन्होंने डिमांड कर ली। ठीक है, कि इसका बहाना बना लो केरल एजुकेशन बिल को। हालांकि जो नेहरू साहब थे ना, वो बड़े सभ्य किस्म के थे कि नहीं बेटा ऐसा नहीं होता। सर कौन कौन, मतलब किसने अपोज किया था इसे? किसे? ये जो प्राइवेट वाला बिल था, केरला एजुकेशन बिल को। इसको एक तो नायर संस्था थी वहाँ पे, एक क्रिश्चियनिटी संस्था थी जो सीरियन क्रिश्चियन संस्था, उन्होंने, इन दोनों ने अपोज किया था। ठीक, अब
और ये बहाने वाली बात हुई, हालांकि ऐसा पहली बार किया गया है नायर समुदाय का क्या रोल था इसमें? मतलब क्योंकि उनके भी अपने स्कूल थे, सबसे ज़्यादा स्कूल नायर समुदाय के ही थे केरल में, जो प्राइवेट स्कूल थे। और सोचो उसके स्कूल चल रहे हैं, उसको फी मिल रही है, मोटा धंधा चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, और अचानक सरकार अपने कंट्रोल में ले तो उसका तो काम चला जाएगा ना। बड़ी बनाई बिल्डिंग सरकार के पास चलेगी, वो क्यों दे अपनी? ये समस्या थी वहाँ पर, मतलब ये समस्या का उनको डर लगा ये, ठीक है। और एजुकेशन तो मतलब किसको, आज भी लोगों ने बिजनेस खोल रखा करते थे। तो हालांकि देखो 356 जो धारा थी, इसका प्रयोग इससे पहले पेप्सू स्टेट के लिए किया गया था। याद है पेप्सू स्टेट बताया था? पेप्सू स्टेट के लिए इस धारा का उपयोग पहले किया जा चुका था, ठीक। पंजाब ईस्ट पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन के लिए। और दूसरी बार 1959 में इसका गलत इस्तेमाल इंदिरा गांधी ने करवाया और सरकार गिरवा दी। केरल की सरकार गिरवा दी। जो केरल की सरकार गिरी तो ये जो होम मिनिस्टर ये खत्म मामला, ठीक है। और ऐसी बात नहीं है, देखो कहते ना कि सपोर्ट दो सपोर्ट, इन्होंने भी कहा कि कोई बात नहीं, कभी तो मेरा दिन आएगा, बदला लेंगे, लेकिन लड़े नहीं इंदिरा गांधी से। हालांकि इंदिरा गांधी उन्होंने मिलकर एक साथ में बहुत काम किए। ये भी पहले वकील ही थे फेमस, कृष्णा अय्यर, और वकील थे। 1968 में ये केरल हाई कोर्ट में जज हुए, और उसके बाद 1971 में इंदिरा गांधी ने ही इन्हें विधि आयोग, जो हमारा लॉ कमीशन है, लॉ कमीशन में इन्हें लीगल ही अपॉइंट करवाया, लॉ कमीशन का चेयरमैन इनको बनवाया, और इन्होंने ही जो लीगल एड मैकेनिज्म है उसकी स्थापना की। जो जनहित याचिका आप डालते हो ना, पीएल डालते हो, पीएल की शुरुआत करने वाले यही थे, तो इतने फेमस थे। और मेनका गांधी मामला जो 1973 में आया था, उसका जजमेंट भी इन्होंने पास किया था। तो ये सारे मामले उन्होंने दिए हुए थे, और इंदिरा गांधी इनको सिर्फ जानती थी कि ये आदमी सुनेगा भी नहीं किसी की, और पावर इसके पास ठीक ठाक, और भड़का हुआ भी कहीं ना कहीं तो होगा कि चलो ठीक है मैंने इसको इतना सपोर्ट किया। लेकिन भड़ास तो इंसान निकालता, जब इंसान फंस जाता ना। अभी तक तो इंदिरा गांधी के पास शक्ति थी, तो ये कुछ बोले नहीं कि ठीक है तुम सपोर्ट करो, हमें एक बार पोस्ट पे ले जाओ, और कभी ना कभी तो ऊँट पहाड़ का नीचे आता है, तो बोले अब तुम्हारे पास उतनी शक्ति नहीं है क्योंकि तुम्हारा चुनाव रद्द है, तुम्हारा केस मेरे पास आया, अब मैं खेलूंगा। इंदिरा गांधी समझती थी खेलेगा बहुत बुरी तरह खेलेगा, तो ये कहना कहाँ बीज बोया और कहाँ कटने फसल आई। पता नहीं था ये बात कि ये वहाँ पे बैठा है? क्या पता सर कैसी बात कर भाई, सुप्रीम कोर्ट में गई फाइल, ठीक है, इंदिरा गांधी खुद तोड़ ले जाएगी पर्सनली, उन्हें भिजवा दिया कि जज के पास जाएगी। नहीं तो सीजीआई तो ये जज ही तो है ना, कुछ कर नहीं सकते। और जो सीजीआई है वो तय करेगा कौन सा केस की फाइल किस जज के पास जाएगी, कोई और कौन होता है? थोड़ी ना प्राइम मिनिस्टर बताएगा मेरा जिस पे भेजो उस पर भेजो, थोड़ी ना बताएगा, वो तो जज तय करेंगे अपना मिल करके आपस में। अब क्या किया इन्होंने, जो एब्सोल्यूट स्टे की बात हुई, सबसे पहले तो इसके लिए मना कर देगी, ये तो ना मिले, भूल जाओ अभी खेलेगा भाई कि ये तो स्टे नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसकी वजह बदले में उन्होंने बोला कि हम आपको पार्शियल स्टे दे सकते हैं, पार्शियली हम आपको स्टे दे रहे हैं, यानी कि कुछ समय के लिए आपको राहत दे सकते हैं, परमानेंटली स्टे नहीं देंगे। तो इसकी जगह पे एब्सोल्यूट स्टे की जगह पे क्या कर दिया, पार्शियल स्टे दे दिया कि पार्शियल स्टे आप ले लो, कोई समस्या नहीं इसमें। दूसरा, इन्होंने एक इंटर लोक्यूरिटी ऑर्डर पास किया, ठीक है, इंटर लोक्यूरिटी ऑर्डर पास किया, और इस ऑर्डर का मतलब होता है ये अंतरिम आदेश माना जाता है इसको, इंटरिम लोक्यूरिटी ऑर्डर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बीच वाला वर्ड समझ में? इंटर लिखो पहले, इंटर है वो वैसे तो। लोक्यूरिटी ऑर्डर, ठीक है, इंटर एक मिनट, हाँ, LAWQUAITY, इंटर लोक्यूरिटी ऑर्डर। सर ये वर्ड क्या है? ये वर्ड समझ नहीं आ रहा, गूगल लोक्यूरिटी, इसको लोक्यूरिटी ऑर्डर बोलते हैं, जो अंतरिम आदेश होता है, यानी कि ये परमानेंट आदेश नहीं है, परमानेंट आदेश बाद में आएगा, अभी के लिए इसको मान के चलो, बस ऐसा माना जाता है। इसको इंटर लोक्यूरिटी ऑर्डर बोलते हैं। एक बार सर्च कर लो, कि भी शायद मैं भी गलत हो सकता हूँ स्पेलिंग के मामले में।
है। एब्सोल्यूट स्टे में बोला गया था कि जब हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसे रोक दो, इन्होंने बोला नहीं रोक सकते उसको हम। हाँ, पार्शियल स्टे का मतलब है उसमें थोड़ा सहूलियत आपको दे रहे हैं और थोड़ी सहूलियत बताऊँ क्या दी गई उसमें, बताऊंगा ये पार्शियल स्टे बताऊंगा। पहले इसको कंफर्म कर लो कि क्या इसका ये लिखा गया है। इसमें क्या था? इसमें बता रहा हूँ, पहले वो समझने वहाँ पे निकालने दे इसको, अगर आ जाता तो बताता हूँ, रुक जा। नहीं आ रहा ना, क्योंकि रुक जाए 1 मिनट, इसकी स्पेलिंग लो क्वैरिटी होगा, ये लो क्वैरिटी होगा। ये होगा इसका सही शब्द, देखिए इसको सर्च करियो, LAWQUERTY, ये सर्च कर। ये सर्च कर, ये वाला शब्द सर्च कर, LAWQUERTY। ये देखिए अगर ये हो तो, या फिर QUE, हाँ सही तो सी का कोर्स होता है क्या, सीए का कोर्स आ रहा था। सीए का कोर्स नहीं है, शब्द यही है वैसे, ये शब्द है वो शायद मैंने पहले वाली गलत हो सकती है। इंटरलोकुलरिटी ऑर्डर, इसका मतलब ये होता है कि अंतरिम आदेश है, अभी के लिए ये माना जाएगा कि अभी के लिए आदेश है, जब वेकेशन खत्म हो जाएगा, समर वेकेशन खत्म हो जाएगा और इस केस पे जजमेंट की बेंच बैठेगी, वो जो आदेश देगी फिर उसे माना जाएगा। अभी जब तक छुट्टी चल रही है तब तक जो अभी आदेश पास कर रहे हैं उसे मान लिया जाएगा। यहाँ पे एब्सोल्यूट दिया, पार्शियल स्टे दिया गया, और जजमेंट में क्या लिखेगा वो समझो। जजमेंट में लिखा गया, पार्शियल स्टे में वो था कि समर वेकेशन के बाद, ना बाबू सुन ले, स्टे का, एब्सोल्यूट स्टे का मतलब क्या था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जजमेंट को रोक दो, उन्होंने बोला हम नहीं रोकेंगे उसको, हम पार्शियली बना देंगे, वो हो गया। इन्होंने बोला कि अभी हम एक ऑर्डर पास कर रहे हैं, और अब जो ऑर्डर हम पास कर रहे हैं जब तक न्यायालय खुल नहीं आते, यानी कि कोर्ट जो है वो दोबारा स्टार्ट नहीं होता छुट्टियों के बाद, और जजमेंट नया नहीं आ जाता, तब तक के लिए जो ऑर्डर अभी हम पास कर रहे हैं वो ऑर्डर चलेगा। समझ में आई? ठीक है, वो ऑर्डर चलेगा। और यहां पे इन्होंने क्या बोल दिया, इन्होंने बोला इंदिरा गांधी को कि आप पीएम रहो, इंदिरा गांधी को बोला कि आप पीएम रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप पीएम रह सकती हो, लेकिन आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहोगी, आपकी जो लोकसभा की सीट है आप उस पर नहीं रहोगी फिलहाल, ठीक है। और इसका मतलब क्या कर दिया कि आप पीएम के तो काम करोगी, इससे हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप लोकसभा में नहीं जाओगी, लोकसभा किसी कार्रवाई में भाग नहीं लोगी, और लोकसभा में आप किसी भी मामले में आप अपनी वोट नहीं दोगी। इन सब चीज़ों पे बैन लगा दी इंदिरा गांधी पे। और ये देश में पहली बार हुआ कि कोई ऐसा मेंबर भी है जिसकी लोकसभा की सदस्यता पूरी तरह रद्द कर दी गई और वो पीएम बना हुआ है देश का, ठीक है। अब इंदिरा गांधी को भी खेलना था खेल की, वो इंदिरा गांधी देख रही थी खेलो तुम लोग खेलो, जब मेरा समय आएगा तो मैं खेलूंगी, और वो खेली भी तरीके से, ऐसी बात नहीं, खेली भी तरीके से। समझ में आया यहाँ तक का हिस्सा? ये काम 23 तारीख को ही होना था। हाँ, यहाँ तक हो गया मामला, ठीक है, 23 तारीख तक। अब इंदिरा गांधी ना तो वोट कर सकती है लोकसभा में, ना उनकी कार्रवाई में भाग ले सकती है, ना अपना कुछ समझा सकते हैं, कुछ नहीं, लेकिन देश की पीएम बनी रहेगी फिलहाल, ठीक है। अब 24 जून को जेपी नारायण ने फिर घोषणा की, ठीक है, ये लगे पड़े हैं कुछ मिल जाए। 24 जून को घोषणा की कि हम 25 जून को रैली करेंगे, ठीक, 25 जून को रैली करने की इन्होंने घोषणा की 24 जून को, कि 25 जून को रैली होगी बड़े लेवल पे एक। और इस रैली की जानकारी खुफिया विभाग से मिल गई इंदिरा गांधी को। उन्होंने बोला कि ऐसा हो सकता है कि अगर ये रैली हुई तो जेपी नारायण बड़े पैमाने पे लोगों को भड़काएंगे कि आप काम मत करो, आप ऑफिस जा। इंटरनेट डिस्प्यूट, क्या है? हाँ, ये सही है, ये मान के चलो, ठीक है। शब्द इतना मुश्किल है, ऐसी बात नहीं है भाई, ये चीज़ें इतनी आसानी से मिलती नहीं, बड़ी मुश्किल ढूंढ कर लाता हूँ, कंपाइल करता हूँ डेटा को, तब जा कर के एक चीज़ बन पाती है, ठीक है।
वरना देख लो इतनी डेटों में फंसे पड़े हम लोग तो। कल से चल रहा है ना, आज भी हो गया पूरा दिन, और अभी 371, 72, 73, 74, 75 में फंसे हुए हैं, ठीक है। और अभी ये समझ लो इसके बाद मीसा वीसा पढ़ेंगे ना जब, तब और मज़ा आएगा अभी उसमें, ठीक है, मज़ा तो बहुत आएगा। कुछ तो कहा, बोल दिया। क्या बोला बे? सर मैंने नहीं सुना, मुझे समझ क्या? इसके तो कान बंद है। तू ठीक है भाई, किसको दे वो कितने चल कह रहा है थोड़ा आगे बैठ जा, आर्टिकल शरीर की गर्मी रहती है तो सही रहता है। चलो शुरू करते हैं। टाइम क्या, कितना 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 देख लो टाइम, है कोई दिक्कत तो नहीं? वीडियो इसमें स्पेस है ना? सर 60 GB 60 GB स्पेस है? हाँ चलता रहने दे। एक आठ हो गया। अरे चलाने दे। 3-4 दिन में लग रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत ना। लड़का पूरी हार्ड डिस्क लेकर 13 Pro Max की तरह 1 TB है इसमें। अल्ट्रा भाई, अल्ट्रा ये 1 TB है। सर ब्रेक ले लो जरा, पानी वानी पी आते हैं, भर लेते हैं पानी। अरे चलने दो। मैंने मांगा ब्रेक। अब सर फ्लो बनना तगड़ा, अब चलो। हाँ ये सारी है, अभी तो मजा आने वाला है, मजा भी आने वाला है। अब अगर ब्रेक लिया गया, बोर्ड के लिए कर रहा हूँ, अब ब्रेक वेक नहीं, अब देखो मजा तो अभी आने वाला है इसमें, आग लगा देंगे हैं छोटे। और जैसे ही इमरजेंसी खत्म होगी मोबाइल जला देना, आग लगा के जाएंगे। अब 25 जून के दिन जो रैली होनी थी, इस रैली के लिए बात हुई कि भैया सर कौन करने वाला था रैली? जेपी नारायण, और कौन करेगा, ठीक है। तो खुफिया विभाग से जानकारी मिली कि भाई बहुत भड़काऊ भाषण होने वाले हैं, जरा समझ जाओ कि सरकार वो मतलब जेपी नारायण सरकारी लोगों से और बाकी महकमों से गुजारिश करने वाले हैं कि भाई आप सारे काम हम बंद कर दो, ऐसी सरकार का साथ मत दो जिसकी पीएम की कोई क्रेडिबिलिटी बची ही नहीं है। ये सब बातें होने लगी, सबको लगा कि ऐसा नहीं होगा, और हुआ भी यही। 25 जून को रैली हुई और जेपी नारायण ने सभी लोगों से और मोरारजी देसाई ने सभी से कहा कि भैया ऐसा है कि आर्मी अपना काम बंद करे, पुलिस वाले अपना काम बंद करें, सब अपना काम करें, देश को मतलब भड़का दिया एक तरीके से। आधे लोग पगला भी गए इनके चक्कर में कि इंदिरा गांधी हाय हाय ये सब हुआ। और मोरारजी देसाई ने एक अखबार में भी कहा कि इंदिरा गांधी अब जो आंदोलन होंगे उनका बोझ झेल नहीं पाएंगी, ऐसा स्टेटमेंट भी आ गया। और इंदिरा गांधी को समय दिया गया 29 जून तक का, कि 29 जून तक का समय दिया गया कि अगर 29 जून तक आपने हमारी शर्तें नहीं मानी, सरकार नहीं गिराई, इस्तीफा नहीं दिया गया, सब कुछ नहीं खत्म किया गया, तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल कर देंगे, ये समय दे दिया गया। अब मुसीबत ये थी कि करे तो करे क्या। अब एक बैठक हुई, एक तरफ है संजय गांधी, संजय गांधी के बड़े खास एकदम चड्डी बड्डी फ्रेंड जो उस टाइम हरियाणा के सीएम थे, उनका नाम था बंसी लाल, वो भी इसमें शामिल थे। इधर आगे बंसी लाल, इधर आगे इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी के बड़े अच्छे फ्रेंड जो थे वो वेस्ट बंगाल जो है उसके सीएम थे, उनका नाम था सिद्धार्थ शंकर रॉय। तो सिद्धार्थ शंकर रॉय भी आ गए यहाँ पर। ना भी लिखो, कोई पूछने वाला इतना है नहीं, ठीक। कभी मेंस वेंस की आंसर राइटिंग का तो वहाँ थोड़ा बहुत काम आ सकता है, अगर माइंड में है तो बस, वरना उतना कोई खास जरूरी नहीं पड़ेगा, ठीक है। और एक इंसान इसमें थे आर.के. धवन, जो इंदिरा गांधी के स्टेनो थे, वो स्टेनो थे लेकिन धीरे धीरे उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती गई इंदिरा गांधी के लिए और वो उनके खास बन गए। और पी.एन. धर, अभी पी.एन. धर का नाम लिखवाया था ना पीछे 5 पंडितों में से, कश्मीरी पंडितों में, तो उनमें से पी.एन. धर थे जो अब इंदिरा गांधी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गए थे, ठीक। तो सिद्धार्थ शंकर रॉय जो थे, ये जो इंसान है, ये तो मर गया था, पगला वगला का तू, वो डीपी धरता भाई, डीपी था। हाँ सर, डीपी था, इधर पकड़ खेल रहा है। टॉपर ढगले को लग रहा कुछ उड़ रहा था मामला, डाला बंदर। इकोनॉमिक्स में है ना। हाँ ठीक है। तो सिद्धार्थ शंकर रॉय जो है, इनको बुलवाया, ये सीएम के साथ साथ में एक अच्छे पहुंचे हुए वकील भी थे, अच्छे एडवोकेट थे। इनसे पूछा गया भी पर्सनली कि जरा बताओ क्या क्या संभावनाएं कर सकते हैं। तो इन्होंने सलाह दी इंदिरा गांधी को कि देखो ऐसा है, अभी जो हालात है उसमें धारा 352 के तहत आप इमरजेंसी लगा लो, आप ये लगा सकती हो। और देश में ऑलरेडी
धारा, बल्कि इसको आर्टिकल बोलूंगा मैं, धारा तो नहीं है, आर्टिकल है। देश में ऑलरेडी 2 इमरजेंसी चल रही थी, एक इमरजेंसी 1962 और एक इमरजेंसी 1971 वाली, और जो अभी तक खत्म नहीं हुई थी। 1962 में इमरजेंसी लगी देश में, 1971 में लगी थी, ये दोनों चल रही थी। 71 वाली जो बांग्लादेश वाला हुआ था, पाकिस्तान से युद्ध हुआ वो वाली, ठीक है। और इंदिरा गांधी ने बोला कि ये संभव है कि देश में 2 इमरजेंसी चल रही हैं ऑलरेडी, जिनको ख़त्म अभी तक नहीं किया, अगर हम एक और लगा दें तो। और बारीकी जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा गया तो हमें समझ में आया कि ये दोनों इमरजेंसी लगी हैं। क्यों? क्योंकि देश में युद्ध हुआ है और ये इमरजेंसी बाह्य इमरजेंसी, एक्सटर्नल एग्रेशन की इमरजेंसियां हैं। और अब आप जो इमरजेंसी लगा सकते हो वो इस ग्राउंड पे लगा सकते हो, इंटरनल इमरजेंसी, इंटरनल एग्रेशन की, देश में आंतरिक खतरा बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये सलाह इन्होंने दी कि आप इंटरनल एग्रेशन के तौर पे इमरजेंसी लगा लो अपने देश में, ठीक है, कोई समस्या नहीं आएगी इसमें। और क्योंकि जेपी नारायण ने पुलिस, आर्मी, गवर्नमेंट से अपील नहीं की कि काम हम ना करें। इंदिरा गांधी और ये सिद्धार्थ शंकर रॉय जो है, ये दोनों, इंदिरा गांधी ने बोला सिद्धार्थ शंकर रॉय को कि जाओ जा करके, और राष्ट्रपति कौन है इस टाइम पर? फखरुद्दीन अली अहमद, राष्ट्रपति अपने थे आदमी थे। इन्होंने बोला कि जाओ जा करके मिलो उनसे। लेकिन एक समस्या है, सिद्धार्थ शंकर रॉय ने कहा कि देखो ऐसा है कि मैं तो वेस्ट बंगाल का सीएम हूँ, मेरा जाकर मिलना सही नहीं है, आप भी चलो तो मामला बने। और दोनों गए, प्रेसिडेंट से मिले दोनों जा करके। इन्होंने बात की कि देखो जी हालात देश से ख़राब हो रहे हैं और देश में अभी इमरजेंसी लगा जानी है। इमरजेंसी लगाने की बात क्या हुई? वो एविडेंस दिखाए कि भाई जो अभी जेपी नारायण ने अपनी मीटिंग में कहा है कि सारी आर्मी को भड़का दिया, सारी पुलिस को भड़का दिया, सारे गवर्नमेंट ऑफिसर को भड़का दिया कि सबके सब काम छोड़ दो, सरकार ठप कर दो बिल्कुल। तो उन्होंने बोला भी बात तो ठीक है, ये ऐसा कह रहे हैं, ये ऐसा हुआ थोड़ी, लेकिन कह ही तो रहे हैं। तो बोला भाई ठीक है कह रहे हैं, लेकिन हो गया तो क्या करेंगे हम, दिक्कत हो जाएगी मामला। और भड़काऊ भाषण कर रहे हैं, कभी इंटरनल एग्रेशन बन गया तो क्या करेंगे। तो फखरुद्दीन अली अहमद ने पूछा भी आपने कैबिनेट से बात कर ली है? इंदिरा गांधी ने कहा कि कैबिनेट से तो बात मैं कर लूँगी, वो तो मेरे बात का काम है, आप ये ऑर्डर पास करो। तो उन्होंने बोला कि नहीं पहले आप देख लो, कैबिनेट से बात कर लो। वो बोले कि नहीं, इंदिरा गांधी ने बोला नहीं आप ऑर्डर पास करो, कैबिनेट से मैं अभी थोड़ी देर में बात कर लूँगी। और बस वो वापस आई और जो पीएन धर थे उन्होंने उसकी लैंग्वेज तैयार की, जिस ऑर्डर की लैंग्वेज तैयार हुई उस ऑर्डर की जिस पे इमरजेंसी लगनी थी। और वो जा करके गई उसके पास, वो क्या कहते हैं आर के धवन जो थे, आर के धवन साहब लेकर गए ऑर्डर को प्रेसिडेंट के पास और वहाँ जाकर उन्होंने दिया, उन्होंने साइन किए, मुकम्मल कर दिया। रात को 10 बजे के आसपास सारा किस्सा हो गया, काम खत्म हो गया, इमरजेंसी लग गई। और इमरजेंसी जब लगी और अभी तक भी रात हो गई, इंदिरा गांधी ने किसी को नहीं बताया अभी तक कि इमरजेंसी लग गई है। बस एक अनाउंसमेंट हुई कि देश के हालात को देखते हुए देश में इमरजेंसी लगाई गई है, कृपया सावधान रहें। इतना हो गया। अब संजय गांधी आ गए ताऊ में कि जरा मम्मी बताना किस किस का नाम था, कौन कौन दुखी कर रहा था, बताओ। और बस ठीक है। और संजय गांधी ने, हाँ संजय गांधी ने क्या किया, लिस्ट बनाई धड़ाधड़। और रात को, अभी देखो 10 बजे इमरजेंसी लगी है, रात को 3 बजे तक, 3 बजे मतलब 3 बजे से स्टार्ट किया, 10 बजे इमरजेंसी लगी, 11 से 12 बजे के बीच में लिस्ट बनी जो मेन पर्सन थे कि इन सबको उठाओ और जेल में ठूस देना। और 3 बजे से सबको पकड़ा दकड़ी शुरू और सबको जेल में ठूस दिया। 2 लोग जो थे, एक का नाम जेपी नारायण और एक का नाम था मोरारजी देसाई, इन दोनों को जेल में नहीं डाला गया, इन दोनों को ले गए हरियाणा में एक अंदर बिल्कुल गेस्ट हाउस सा बढ़िया सा, उसमें ले गए कतई। इन्हें बोले यहाँ रहो, बूढ़ो बहुत चल रहे हो, जो करना है यहाँ करो, कोई बाहर से कम्युनिकेशन नहीं है, चुपचाप पड़े रहो, ठीक है, सही हो यहीं रहो। उन्हें वहाँ रख दिया गया और अपना ये लोग लग गए। और जिसने बोला कि हाँ भाई ठीक है, रात बीती, सारे लोग जेल में, देश में सन्नाटा। 26 तारीख को अगले दिन इंदिरा गांधी ने कहा कैबिनेट मीटिंग बुलाओ। 26 जून को कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई, क्योंकि कहा था ना कैबिनेट को बताना है,
इंदिरा गांधी तो पार्लियामेंट में जा नहीं सकती, ना कोई ऐसी मीटिंग बुलाई जा सकती, तो इंदिरा गांधी के घर पे कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई। और इंदिरा गांधी का रसूख इतना था कि उन्हें बस बोलना है। क्या कहा करते हैं कि उनकी कैबिनेट मीटिंग में भी पूछता नहीं था, कुछ बात करती थी, इंदिरा गांधी ने कह दिया वो हो गया, इतना था कैबिनेट मीटिंग का। कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई, इंदिरा गांधी गई, 2 ऑर्डर दिए उन्हें। पहला ऑर्डर, इमरजेंसी लगी है भाई, सबने देखा कि अच्छा ओके। दूसरा ऑर्डर, ये लिस्ट पकड़ो जिन जिन को जेल में डाल चुके हैं हम, ये नहीं कि डालेंगे, नहीं डाल चुके, और ठीक है। तो एक आदमी थे जिनका नाम था स्वर्ण सिंह, केवल स्वर्ण सिंह ने क्वेश्चन पूछा इंदिरा गांधी से कि भाई ये बताओ जो आपने गिरफ्तारी की है ये किस कानून के तहत हुई है गिरफ्तारी। इंदिरा गांधी को लगा भैया ठीक है तुम भी पूछ लो, देखिए कब तक पूछोगे तुम भी। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि मीसा कानून है जिसके तहत गिरफ्तारी हुई है सबकी, ठीक है, और इसे बोलते हैं मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। कुछ लोग इसको मजाक में मेंटेनेंस ऑफ इंदिरा संजय एक्ट भी बोलने लग गए थे। इंदिरा संजय एक्ट ये मजाक की भाषा है। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, इसके तहत ये गिरफ्तारी की गई। और जो ये मीटिंग बुलाई गई सुबह 6 बजे के आसपास ये मीटिंग थी, 6 से 10 बजे तक चली थी। मात्र 8 लोग आए थे कैबिनेट में, बाकी लोग कहीं छुट्टी उट्टी पे यहाँ भटक रहे थे, वो लोग आए नहीं, तो इतनी कैबिनेट मीटिंग तो हो गई। अब इसके बाद संजय गांधी ने अगला रुख अपनाया। अगले मतलब सुबह तो हो ही चुकी थी, संजय गांधी गए सूचना प्रसारण मंत्रालय में। उन्होंने कहा कि आज के बाद जितने भी न्यूज़ ब्रॉडकास्ट होंगी मुझे दिखा के होंगी। गुजराल साहब वहाँ थे, उनका नाम था इंद्र कुमार गुजराल। वो बोले नहीं ये नहीं चल सकता। उन्होंने बोला होना पड़ेगा, बता रहा हूँ, पूछ नहीं रहा, ठीक है। उन्होंने प्यार समझाया कि देखो बेटा तुम्हारे जन्म से पहले नेहरू जी, इंदिरा जी और कांग्रेस से मेरा रिश्ता है। बोला अच्छा हमें सिखाओगे। तुरंत ऑर्डर पास हुआ कि इंद्र कुमार गुजराल सूचना प्रसारण मंत्री हुआ करते थे, आज से विद्या चंद शुक्ला होंगे। तुरंत हुआ काम कि हटो, जो हमारा काम नहीं आएगा किसी काम का नहीं होगा। ये ऐसी स्थिति बना दी गई, ठीक है, इनको हटाया गया। उसके बाद उसी समय में उस दिन में क्या हुआ, बीबीसी ने एक न्यूज़ ब्रॉडकास्ट की और उस न्यूज़ में खूब कह रहे ये तो आतंकवाद हो गया, इंदिरा गांधी ऐसे कैसे कर सकते हो। अच्छा ये हुआ। संजय गांधी ने बोला कि जाओ और बीबीसी का जो वो जर्नलिस्ट है उसका नाम का कुछ मार्क टेली नाम था उसको पकड़ो और खूब पीटो, तब तक पीटो जब तक वो न्यूज़ ब्रॉडकास्ट करना या एंकर बनना ना छोड़े, तब तक पीटो उसको, उसका जर्नल निकाल दो। तो बीबीसी के उसने बोला कि ना ऐसा नहीं हो सकता। बोला फिर तुम हमारे किस काम के, तुम भी हटो, ठीक है। और फिर उसके बाद जो ये थे क्या नाम है स्वर्ण सिंह ने क्वेश्चन पूछ लिया था सुबह। उनको ही बोला कि आप क्वेश्चन आज पूछ रहे हो कल भी पूछोगे, तो उनको हटा करके और जो बंसीलाल थे उनको बोला आप डिफेंस मिनिस्टर से मुबारक हो, ठीक है। तो स्वर्ण सिंह भी गए और वो बंसीलाल डिफेंस मिनिस्टर हो गए, ठीक है। अब ये सब हुआ और अब लोगों ने इंदिरा गांधी को समझाया कि भाई ऐसा करो कि, बल्कि इंदिरा गांधी को क्या समझाया, इंदिरा गांधी ने बोला था खुलेआम 1974 में ही जेपी नारायण को, मोरारजी देसाई को कि अगर आप लोग जनतंत्र में इतना विश्वास रखते हो तो अभी इतना दिक्कत क्यों ले रहे हो। 1976 में इलेक्शन होने ही है, उसमें देख लेना मुझे, उसमें लड़ेंगे खुल करके। जेपी नारायण और मोरारजी बोले ना, जब हमें मौका मिल रहा सरकार करना तो हम सरकार गिरा के करेंगे, जो करना है कर लो, ठीक है। अब उल्टा ये बोले, क्योंकि हाउस अरेस्ट कर लिया था, कि 1976 में इलेक्शन करवा लो। ये बोले अच्छा देख लो अच्छा हो तो। और ऐसा हुआ कि जो जेपी नारायण थे उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, सदमत में लग गया उनको। उन्हें लगा कि कैसे, क्योंकि वो याद है जम्मू कश्मीर के मुद्दे में जो नेहरू जी ने उनको हाउस अरेस्ट कर लिया था, क्या नाम था उनका, फारूक अब्दुल्ला, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया था, शेख अब्दुल्ला, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया था। और उनको लगा कि भाई मैं तो पाकिस्तान की सपोर्ट से कश्मीर आयत करवा लूँगा और कश्मीर मेरा होगा पूरा, यानी क्या करने सपने देखे थे। जब इंदिरा गांधी आई थी, इंदिरा गांधी को देख कर वो समझ गया
कि इन्हें तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, ये मुझे क्या आज़ाद करवाएगा, पाकिस्तान मेरा क्या सपोर्ट करेगा। तो ये भी डरे हुए थे कि इंदिरा गांधी ने खेल तो बहुत खेले, ये हमारे साथ भी कुछ खेलने वाली है। और जेपी नारायण साहब को लग गया अटैक पटैक, और हरियाणा में पहले इलाज हुआ, फिर चंडीगढ़ लेके भागे, मतलब वो बहुत सीरियस कंडीशन में आ गया, लगा कि अब ना बचें। इंदिरा गांधी के हाथ पैर फूले, नाटक तो नहीं कर रहे थे। अब जो भी कर रहे हों, इंदिरा गांधी के हाथ पैर पक्का फूले। संजय गांधी पागल हो गए कि क्योंकि हाउस अरेस्ट है भाई, अगर कुछ हो गया तो देश में तो खबर जानी है, कहेंगे तुमने मार दिया जानबूझ के, देश तो ही बोलेगा। वो डर गए, किसी तरह जद्दोजहद करके, यहाँ तक ये कहा गया कि डॉक्टर तक को धमकी दे डाली संजय गांधी ने कि कुछ भी कर इन्हें बचा, और टीम में लगा के उन्हें सेव कर लिया, बचा लिया। तो जान में जान आई कि जान है जहान है, उस दिन समझ में आया। और उसके बाद अब इंदिरा गांधी को लगा कि अगर इन केस ऐसा हो गया कि कोई इंसान सुप्रीम कोर्ट चला गया इमरजेंसी का जुडिशियल रिव्यू करवाने, ठीक है, तो फिर तो मामला बेकार हो जाएगा। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, उस एक तुरुप के इक्के को अब निकाला कि अब एक और खेल खेला इंदिरा गांधी ने, और यहीं पर उन्होंने किया 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ, हाँ, तो अब 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो किया गया था, वो किया इसलिए गया था कि आगे चल करके कोई इमरजेंसी को गलत साबित ना कर दे। जो इमरजेंसी लगाई गई थी, इमरजेंसी को गलत साबित ना कर दे। और ये जो बिल आया, ये कैसा है, अमेंडमेंट कैसे हुआ, ये 21 जुलाई को लेकर के आए, ठीक है, 21 जुलाई को लाए, पास हुआ, और लोकसभा में और राज्यसभा में आराम से पास हुआ। लोकसभा में तकरीबन 336 मेंबर ने सपोर्ट किया इस बिल में, तो आराम से पास हुआ। जो इस बिल के अपोजिशन में थे वो थे 39 मेंबर केवल, तो पास होना बड़ा आसान था। और जो राज्यसभा है, राज्यसभा में 136 मेंबर थे, जिसमें 33 के अपोजिशन में थे, ठीक है, 33 अपोजिशन हो गई, तो अपोजिशन वाले कम थे, बिल आराम से पास हो गया, बड़े प्यार से पास हुआ। अब इस बिल में क्या क्या था वो समझ लो। इस बिल में ऐसा कहा गया कि कुछ आर्टिकल है, एक आर्टिकल 123, 213 और 239। 123, 213 और 239। 123 का सब क्लोज 4, 213 का सब क्लोज 4 और 239 का ए। 123 का सब क्लोज 4 जो है वो, जबकि 239 में ए नहीं है, सॉरी बी रहेगा, ये बी का सब क्लोज आएगा, क्योंकि ए तो उसके लिए ना, यूनियन टेरिटरी के लिए, बी का सब क्लोज 4। ऐसे ये सारे के सारे ऑर्डिनेंस की पावर देते हैं। ये वाला प्रेसिडेंट को देता है, ये वाला गवर्नर को देता है, और ये वाला लेफ्टिनेंट गवर्नर देता है, जहाँ पे यूनियन टेरिटरी होती है, ठीक है। इस टाइप से ऑर्डिनेंस की पावर देते हैं। और यहाँ पर क्या कर दिया, जो सब क्लोज बनाया 444, इसमें लिखवा दिया नो जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। सब में क्या लिखवा दिया इसमें, नो जुडिशियल रिव्यू, कि इसका जुडिशियल रिव्यू हो ही नहीं सकता ऑर्डिनेंस आने के बाद। हाँ, प्रेसिडेंट, प्री का मतलब, ठीक। इसके बाद इसमें एक और प्रावधान जोड़ा गया 38 अमेंडमेंट में, जो इमरजेंसी का तरीका है 352, 356 और 360। 352, 356 और 360, ये जो इमरजेंसी के प्रावधान है, इसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी भी शामिल है। इसमें भी एक बात लिखवा दी कि यदि कोई सरकार इमरजेंसी लगाती है तो कभी भी उस इमरजेंसी का जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता, समझे। इसमें क्या लिख दिया, नो जुडिशियल रिव्यू, नो जुडिशियल रिव्यू लिख दिया इसमें भी। और ये जो एक आर्टिकल है 352 वाला, ये 352 आर्टिकल में सब क्लोज एक और जोड़ दिया, 352 में सब क्लोज जोड़ा 4,
ठीक। और इस सब क्लोज 4 में 2 बातें लिखवा दी। पहली बात कि आपातकाल जो है, इमरजेंसी जो है, इमरजेंसी की घोषणा एक से ज्यादा बार की जा सकती है। इमरजेंसी की घोषणा एक समय पे एक से ज्यादा बार की जा सकती है, ठीक है। और एक साथ कई प्रकार की इमरजेंसियां चल सकती है। मतलब ये जो बताया था ना कि 1962 में इमरजेंसी चली लगी थी, 1971 में लगी, 2 चली रही थी, उसके बाद ये वाली लगाई इमरजेंसी 1975 वाली, ठीक है। तो कल को ये हो जाए 2 इमरजेंसी अब लगी रही है देश में, तीसरी को लगाई, तो साफ साफ लिख दिया कि इमरजेंसी एक से ज्यादा प्रकार की लगाई जा सकती हैं, और अगर वो लग जाएंगी तो वो एक साथ चल भी सकती है, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। दूसरी बात, जो सबसे बड़ा डर था, वो जो एक पेज था वो भी खत्म कर दिया इंदिरा गांधी ने यहाँ पे। उसमें लिख दिया साफ साफ कि आशंका के आधार पे अगर शक हो कि देश में आंतरिक मामला गड़बड़ा सकता है, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो सकती है, तो इस आधार पे, हुई ना हो लेकिन इस आधार पे भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। अनुमान लगाने पे, आशंका होने पे भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है, ठीक। ये सिस्टम समझ में आया कि ये बदलाव कर दिए। अब उसके बाद वो याद है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उसे भी छेड़ना था ना, क्योंकि सेक्शन तो वहीं लगे हुए थे दोनों, एक 123 और एक 8, याद है, उसी के तहत तो सजा हुई थी ना, तो उसे कैसे वो छोड़ दे दी। उन्होंने कहा अभी लो अगला, सारी चीजें बदल डाली है। क्लियर कर दो बोर्ड। और देखो हुआ क्या इसमें भी, रिप्रेजेंटेशन पीपल ऑफ पीपल एक्ट जो है, इसमें क्या किया गया, एक और एक्ट है जिसको कहते हैं इलेक्शन ऑफ लॉज अमेंडमेंट एक्ट। इलेक्शन ऑफ लॉज अमेंडमेंट एक्ट, हाँ, रिप्रेजेंटेशन पीपल ऑफ पीपल एक्ट और इलेक्शन ऑफ लॉज अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि निर्वाचक विधि संशोधन विधेयक। और इसमें ये वाला जो है, ये वाला ऊपर वाला 2 सेक्शन थे, 8A 123(7). क्या? इलेक्शन ऑफ लॉज अमेंडमेंट एक्ट। अभी हो ही नहीं क्लास खत्म, वो आ गया शायद, कहाँ उतरवाना है ये वाला जो है, ठीक है, सॉरी इसमें 7 था ना इसका सब क्लोज, हाँ अभी सही है। तो 123 का 7 और 8 का A, यहाँ पे क्या लिखवा दिया, इस वाले में लिखवा दिया अमेंडमेंट करके कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी भी इलेक्शन में किसी भी नेता की कोई सहायता करता है, ठीक है, तो वो किसी भी रूप में गलत नहीं माना जाएगा। इंदिरा है भाई, ठीक है, साफ लिखवा दिया। उसके बाद इसकी वजह से पनिशमेंट हुई थी, पनिशमेंट इससे हुई थी ना। अब देखो इसमें क्या लिखवाया, इसमें तो बल्कि बाद में लिखा, पहले इसमें एक और पॉइंट जोड़ा उन्होंने, और एक और पॉइंट क्या जोड़ दिया कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी, गवर्नमेंट ऑफिसर या कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ज्वाइनिंग करता है या रेजिग्नेशन देता है अपनी जॉब से, कहीं पे ज्वाइनिंग करता है या कहीं से रेजिग्नेशन देता है, ठीक है, तो उसके ज्वाइनिंग की और रेजिग्नेशन की घोषणा उस दिन से मानी जाएगी जिस दिन से सरकार उसे एक्सेप्ट करेगी। इसको समझो ऐसे, मान लो कि आपने 30 तारीख को रिजाइन दिया, आज 30 दिसंबर को आपने रिजाइन दे दिया, किसी पोस्ट से अपनी रिजाइन कर दिया। गवर्नमेंट कह रही है कि ना, हम इसे आपका 1 दिसंबर से ही मान लेंगे, हम 29 दिन नहीं चढ़ा रहे, आप 1 दिसंबर से मान लेंगे रिजाइन आपका, तो 1 दिसंबर से रिजाइन माना जाएगा। फिर बीच में आपने जो मर्जी किया उसका कोई मतलब नहीं है, देखा, वो 5-6 दिन का फासला हो रहा था ना, ठीक है,
तो वो बदल दिया। इसे कहते हैं ये थी इंदिरा गांधी, उससे खेलना आसान नहीं था। अगला क्या किया इन्होंने, 8 गेम तो पीछे वाले लोग खेल रहे हैं ना। ए में इन्होंने कह दिया कि यदि किसी व्यक्ति को जो दंड दिया जाएगा 8A के अंदर, ठीक है, 8A के अंदर दंड दिया जाएगा, तो वह व्यक्ति सजा के बाद अंतिम रूप से राष्ट्रपति के पास जा सकता है और राष्ट्रपति उसके केस में जो फैसला देगा वही अंतिम माना जाएगा और उसे किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। समझे? और राष्ट्रपति अपने थे फखरुद्दीन अली अहमद। समझे नहीं समझे? और इन सब चीजों को लिखवा के, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखवा करके इन सब चीजों क्या किया, रेट्रोस्पेक्टिव कर दिया। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि जब से संविधान बना है ये कानून भले ही आज बना है लेकिन तब से ही लागू माना जाएगा उन सब केसों पे। अब इंदिरा गांधी के साथ तो जो हुआ था 2 साल पहले, 1 साल पहले, उन्होंने कहा लो पलट दिया, कर लो क्या करोगे मेरा, ठीक है, ये काम किया। अब इसके बाद में एक और अमेंडमेंट किया, वो है 39th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ। एक बार जो थर्ड पॉइंट था दोबारा रिपीट करना। कौन सा 3rd पॉइंट? वो पनिशमेंट वाला। अच्छा, यदि किसी भी व्यक्ति को इस धारा के तहत, इस सेक्शन के तहत पनिश किया जाएगा, ठीक है, तो पनिशमेंट के बाद वो इंसान राष्ट्रपति के पास जा सकता है अंतिम फैसले के लिए, जन सुनवाई के लिए, और राष्ट्रपति उस केस में जो जजमेंट देगा, जो फैसला देगा, वो फैसला अंतिम माना जाएगा। उस फैसले को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता, किसी अदालत में जुडिशियल रिव्यू के लिए नहीं लाया जा सकता। अब कोर्ट ने दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट, तो राष्ट्रपति इनके पास रास्ता खोला, इन्होंने अपने रास्ता खोला कि मैं राष्ट्रपति के पास जाऊं। राष्ट्रपति इनका अपना है ही, उसके पास गई, साइन हुए, आ गया, और किसी भी कोर्ट में चैलेंज आप कर नहीं सकते राष्ट्रपति के उसको, ठीक है, और ना ही कोई जुडिशियल रिव्यू के लिए कह सकता है। इसका काम खत्म हो गया, बच गई, ठीक है, बाल बाल बची। उसके बाद 39th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ वो हुआ 10 अगस्त 1975 को। ये खास हुआ 10 अगस्त 1975 को किया गया ये। और ये क्यों किया गया, इसमें क्या किया गया, एक आर्टिकल है आर्टिकल 71 और एक आर्टिकल है आर्टिकल 329। आर्टिकल 71 कहता है प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में डिस्प्यूट के मामले को, ठीक। और आर्टिकल 239 कहता है कि आंध्र है, हाँ 329 का ए, इसको ए भी कर लो, सब क्लोज ए, ठीक है, 329 का सब क्लोज ए। ये ए बाद में जोड़ा गया, पहले 329 था उसमें ये ए जोड़ दिया गया अब, ठीक है। और एक अमेंडमेंट किया गया 9 शेड्यूल में, 9 शेड्यूल में भी अमेंडमेंट कर दिया। ये वाला सेकंड वाला जोड़ा गया था। हाँ 329 था, उसमें ए जोड़ के नया बनाया गया आर्टिकल है, ठीक है। और आर्टिकल देखो 71 कह रहा है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का डिस्प्यूट, और आर्टिकल 329 ए वाले में कह दिया कि जो इलेक्शन का मामला होगा, उसमें अदालतें क्या क्या नहीं कर सकेंगी, वो सारी चीज़ें इसमें डाल दी कि अदालतों के पास ये पावर नहीं होगी इलेक्शन के मामले में, ठीक। और 329 ए में ये भी जुड़वाया कि जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के बराबर, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट क्या है, वो राज्यसभा का सभापति है, ठीक है, तो ऐसे ही लोकसभा का भी सभापति हुआ, स्पीकर जो है, तो उस दोनों की पोस्ट इक्वल हुई। जो प्रेसिडेंट है वो देश का हेड ऑफ स्टेट है, जो प्राइम मिनिस्टर है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट है, तो दोनों की पोस्ट इक्वल हुई। तो इंदिरा गांधी ने कहा दोनों की पोस्ट इक्वल है, तो आर्टिकल 329 ए जोड़ो और उसमें लिखो कि पीएम और स्पीकर का जो चुनाव होगा उसमें जो मामला बनेगा
उसके मामले को या उसके मामले में जो भी डिस्प्यूट होगा या ये हुआ कि कोई गलती हुई है, ठीक है, या कोई गड़बड़ हुई है, तो उसके मामले को, उसके इलेक्शन के मामले को जुडिशियल रिव्यू में नहीं डाला जाएगा। समझे? 71 में क्या था सर? 71 तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में डिस्प्यूट के मामले को सेटल करता है। तो उसी का बेस बना के इन्होंने पीएम को और स्पीकर को प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के बराबर मान लिया। ठीक है, उसमें लिखवा दिया कि जब पीएम और स्पीकर का चुनाव होगा तो ऐसे मामले केवल जनाधार के मामले होंगे और उनको जुडिशियल रिव्यू के लिए कभी नहीं भेजा जाएगा। तो जुडिशियल रिव्यू इसका नहीं हो सकता। अब इसके बाद जो 9 शेड्यूल बनाया गया, 9 शेड्यूल में एंट्री को और बढ़ा दिया गया। इसमें जो एंट्री थी पहले मैक्सिमम वो 87 एंट्री थी, इनको बढ़ा के 124 तक ले गए। ठीक है, 124 तक ले गए इनको बढ़ा करके। और इसके अंदर कुछ एंट्री एक्ट कर दी। एक तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ये ऐड किया, इलेक्शन ऑफ लॉ अमेंडमेंट एक्ट ऐड किया इसके अंदर, और एक दो मामले थे वो मीसा वाला कानून इसके तहत गिरफ्तारी की गई थी, मीसा ये ऐड किया। मीसा सर ये ईएलए की फुल फॉर्म को दोबारा बताऊं, वो क्या कहते हैं, ईएलए की फुल फॉर्म है इलेक्शंस ऑफ लॉ अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, मीसा भी एक्ट के ऐड किया इसके अंदर। और एक कर दिया ये कोफे पोसा, कॉफे पोसा भी इसमें ऐड कर दिया। कॉफे पोसा है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एक्सचेंज प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एक्सचेंज प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट। हाँ, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एक्सचेंज प्रिजर्वेशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट। ये क्या था? ये इलेक्शन ऑफ लॉ अमेंडमेंट एक्ट। अब 9 शेड्यूल जो है, 9 शेड्यूल की एक खास बात थी जो नेहरू जी लेकर के आए थे, जो लैंड रिफॉर्म्स के लिए लाए थे। और नेहरू जी ने पहले लिखवाया हुआ था कि जिस चीज को 9 शेड्यूल में डाल देंगे वो कभी भी जुडिशियल रिव्यू में आ ही नहीं सकती। उसका कोई सुप्रीम कोर्ट में, कहीं किसी कोर्ट में उसके बारे में बात नहीं हो सकती। तो गिरफ्तारी तो इसी के तहत हुई थी, डाल दिया कि कर लो क्या करोगे। इसी के तहत इंदिरा गांधी फंसी थी, ये भी डाल दिया कि करके दिखाओ जुडिशियल रिव्यू कैसे करोगे। एक जगह नहीं, कई जगह बदलाव किए हैं कि जहां कोई बचाव हो सकता वहां से करूंगी। इसके बाद 7 नवंबर 1975 की डेट आई और 7 नवंबर 1975 को सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा गांधी के वकील पहुंचे और AM रॉय जज थे उस टाइम पे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया AM रॉय थे, वो थे। और सुप्रीम कोर्ट के जज मतलब वकील ने कहा वहाँ पे जाके इंदिरा गांधी के कि आप इस केस पे सुनवाई नहीं कर सकते। उन्होंने कहा भाई क्यों, ऐसी क्या खास बात है, हम क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने कहा आपने सारे अमेंडमेंट हो गए, 38 38 पढ़ा नहीं है क्या है? थोड़ा सा, हाँ इमरजेंसी क्या, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप इस पर जजमेंट दे ही नहीं सकते, तो बस। और इसी के तहत इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला हो गया वो रद्द कर दिया गया। ठीक, ये समझ में आ गया। अब बस 5 मिनट की कहानी और बची है, उसके बाद मामला रफा दफा खत्म। इमरजेंसी और इमरजेंसी का भी समझ लो एक हिस्सा खत्म हुआ, दूसरा हिस्सा मीसा विषय इसमें आएंगे, सब अभी समझना आगे, उसमें और भी आगे मुद्दा है। सर ये वीडियो ना आनी चाहिए, क्रॉप करनी चाहिए। कर देंगे, क्या दिक्कत है। तुम लोग डांस करते ही कहाँ हो, डांस तो ये करती है बढ़िया। कपल डांस करना, वीडियो बना के डालना। पार्की तो नहीं थी ना उस टाइम पे, हाँ ये पार्की नहीं थी, इस दिन डांस हुआ था। कल पार्टी कर ली। क्या जबरदस्त डांस किया था। सर जी को नचवाना वो साकी ओ साकी, चलो अब देखो, अब एक छोटा हिस्सा रह गया है। अब ये और समझ लो कि इमरजेंसी लगाने के असल में हालात बने क्यों। इमरजेंसी यही 5 मिनट का है बस, और अली बता दो फिर तो 5 मिनट।
कुछ खास बात है जो दिख लो। आराम से खोल के बताओ कोई 55 हो रहे हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, अब देखते रहते हैं 5 और एक पड़ोसी मुल्क जो पैदा हुआ था पोता हमारा बांग्लादेश, इसी की करनी थी जो इमरजेंसी जैसी चीज़ हमारे पास आई। और हुआ क्या देखो, 1972 में ही, 1972 में वही मुजूबी थी ना, मुजूबिर रिज़म चला था। हमने बोलते ना मुजूबिर रिज़म चलेगा और मैं ऐसी व्यवस्था बनाऊंगा वैसी व्यवस्था बनाऊंगा, लेकिन वो सब व्यवस्था बनी नहीं, ठप पड़ गया मामला। तो थोड़ा बताओ खुल के एक बार। खुल के बता रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि देखो हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाएंगे, एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगी जहाँ चुनाव होगा, सबका अधिकार मिलेगा, बांग्लादेश को प्रमोट करेंगे, ठीक है, जनता हकदार होगी, ऐसा देश बनाएंगे। इसे बोला गया था मुजूबिरिज्म, यानी कि मुजूबिरवाद इसे बोला गया था। उसके बाद 1973 में बांग्लादेश में भयंकर अकाल पड़ा, फेमाइन पड़ा खूब बुरी तरीके से, और बांग्लादेश के लोग रोने लगे, बिलबिलाने लगे, कहते ना बिलबिलाएगा तू, वही हालत हो गई, ठीक है, खूब बिलबिलाने लगे लोग, और बांग्लादेश में गदर मच गया। अब 1974 में, दिसंबर 1974 में रहमान साहब तो अलग ही फॉर्म में चले गए। डेथ हो गई क्या इनकी? ना डेथ नहीं हुई इनकी, ऐसा डेथ नहीं हुई, डेथ हुई तो अच्छा होता। और 1974 में, दिसंबर 1974 में बांग्लादेश में इमरजेंसी लगा दी इन्होंने, ठीक है। बांग्लादेश में इमरजेंसी लगा दी कि भाई इमरजेंसी लगेगी। अब देखो इंडिया में तो अभी इमरजेंसी लगी नहीं है, बांग्लादेश में लग गई, और पड़ोसी मुल्क में ऐसा हो रहा है, ठीक है, और हमारे देश में ऐसा हालत बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सीख मिलती है ना, क्या देखो वहाँ ऐसा हुआ, वहाँ अकाल पड़ेगा तो जनता आंदोलन नहीं करेगी, सड़क पर नहीं उतरेगी। जनता को चाहिए, जनता ने कहा कि भाई हमने आज़ाद करवाया 1972 में लड़के, हम मरे, हमारे कितने लोग मर गए, और आप हमें क्या दे रहे हो, हमें कुछ मिल नहीं रहा, हमें भूखमरी मिल रही है। रहमान साहब बोले जो हो रहा उनने दिमाग न खा। इस सबको संभाल लेकर उन्होंने इमरजेंसी लगा दी, जैसे इमरजेंसी एकमात्र समाधान बचा था। ये जरूरी नहीं था इमरजेंसी लगाना। हमारे देश में भी 1964 से 1966 तक खूब अकाल पड़ा, क्या हमने इमरजेंसी लगाई? नहीं लगाई। शास्त्री जी हो गई, और क्या कहते हैं नेहरू जी हो गए, और ये इंदिरा गांधी, बड़े बखूबी तरीके से हैंडल किया गया उस समय को, लेकिन ये नहीं माने। इसके बाद में 1975, जनवरी 1975 में इन्होंने एक और स्टेप ले लिया, ये कुछ ज़्यादा और आगे निकल गए। जनवरी 1975 का जो स्टेप था, इसमें इन्होंने क्या कर दिया, बांग्लादेश के पार्लियामेंट्री सिस्टम खत्म कर दिया पूरा, कि बांग्लादेश में कोई पार्लियामेंट सिस्टम नहीं होगा, जनता कहीं वोट वोट नहीं डालेगी, एक सिस्टम होगा जिसे प्रेसिडेंट सिस्टम माना जाएगा। पार्लियामेंट खत्म किया और प्रेसिडेंट सिस्टम को लेके आ गए कि प्रेसिडेंट सिस्टम होगा, और खुद सारी शक्ति मुजीबुर रहमान ने अपने हाथों में ले ली कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ रहूंगा, हमेशा के लिए मैं रहूंगा। इसके बाद जब पावर इनके हाथ में आई तो कहते हैं नशा जब चढ़ता है तो जो बाकी जनता है वो तो तड़पती है, बाकी जनता कह रही है तुम पगला गए हो, हम आंदोलन करेंगे। और रहमान साहब को एक बात बता दी कि मैं खुद आंदोलन से बनाऊं, ठीक है, तो मेरे खिलाफ अगर आंदोलन होगा तो क्या होगा। तो इनको एक बात और समझ में आई, और उन्होंने क्या किया, जून 1975 में, जून का महीना 1975 का, और इस महीने में इन्होंने बंगाल में लगाया सिंगल पार्टी सिस्टम। बांग्लादेश में सिंगल पार्टी सिस्टम ला दिया कि केवल एक ही पार्टी होगी, और ऐसा मॉडल है, चाइना का मॉडल है, ऐसा मॉडल बना दिया कि बस यही होगा, और जो हम कहेंगे हमारी ही पार्टी बनेगी, हमारी ही पार्टी के लोग इलेक्शन में खड़े होंगे, वही को तुम वोट डालोगे, वही जीतेंगे, वही तुम्हारा भला नफा नुकसान सब देखेंगे। और देखो यही जून में ही 1975 में ही हमारे यहाँ इलेक्शन की उसकी बात चल रही थी, इमरजेंसी की। 25 जून को हमने इमरजेंसी लगाई है। तो हालात देखे गए कि पड़ोसी में ये हो रहा पड़ोस में, और भयंकरता कब बनी। कुछ लोगों ने बोला जब 1975 में जून में इमरजेंसी लग गई और इंदिरा गांधी ने सारी चीज़ें अपने पक्ष में कर ली, सारे लॉज बदल डाले, सब कुछ किया, तो कुछ लोगों ने बोला कि इंदिरा जी अब एक काम करो, और खुद भी इंदिरा नैतिकता पे यही चाह रही थी कि अब 1976 में इलेक्शन करा लेते हैं। इलेक्शन तो कराना वो चाह रही थी,
लेकिन वो कहते नहीं, इंसान डर के साए में जीता, उसे एक डर दिख जाए। ठीक, मान लो कि आप में से कोई एक इंसान, आप बाहर जाओगे और बाहर जाते हुए किसी एक के साथ में कोई अनहोनी घटना हो जाए तो दूसरा हमेशा उस घटना से अवेयर रहेगा। मान लो आपने अपनी कार या बाइक खड़ी करी है और अचानक से कोई दूसरी कार या बाइक उस जगह आकर टकरा जाए उससे, या कोई पेड़ उसके ऊपर गिर जाए, तो आप अगली बार पेड़ के नीचे अपनी बाइक खड़ी करने डरोगे या कार खड़ी करने से कि क्या पता कब क्या हो जाए। अरे सोच के देखा जाए, मैं कल से हटा दूंगा आसानी से। ठीक है, तो ऐसा होता है, माइंड में आता है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी के माइंड में भी आया। और देखो हुआ क्या, इससे आगे बढ़े क्या हुआ। 14 अगस्त 1975 का दिन था और 15 अगस्त को हमारी आज़ादी का दिन होता है। 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ। हाँ, और देखो 14 अगस्त 1975 का दिन था जब हमारी आज़ादी के दिन पहले 14 अगस्त 1975 का दिन था। और जो वो थे बांग्लादेश के जो सैनिक हेड थे उनका नाम था मेजर हुड्डा। मेजर हुड्डा ने क्या किया, सैनिक लिए बहुत सारे, अपने साथ में एक पूरी बटालियन लिए, टैंक लिए और टैंक वैंक लेके चले गए। और मेजर हुड्डा और उन्होंने जो मुजीबुर रहमान थे उनके पूरे एरिया को घेर लिए, कब्जे में ले लिया चुपचाप। वो अंदर से आराम से, उन्हें पता भी नहीं है कि उनका एरिया कब्जे में ले लिया गया। और हुड्डा साहब अंदर गए अपने सैनिकों के साथ में और उन्हें एक लेटर पकड़ाया कि ये लो आपके लिए। रहमान साहब ने पढ़ा, पढ़े लिखे तो अच्छे खास थे, उन्होंने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि मैं अभी अपने होशो आवास में अपनी खुशी से जितने कानून लगाए सबको रद्द करके और अपना इस्तीफा देता हूँ। और हुड्डा साहब बोले प्लीज़ यहाँ सिग्नेचर कर दो। अब ऐसे में आप किसी आदमी से बोलोगे जो पूरा तानाशाह बन चुका, तो गुस्सा तो आएगा ही। उसने बोला दिमाग खराब होता है, इतनी हिम्मत, मेरे से ऐसे बात करता। और बस इतने में मुजीबुर रहमान के दोनों बेटे भी आ गए। बेटे, अच्छा तू अंदर कैसा आ गया? बेटे और ज़्यादा बोलता चाय से ज़्यादा तो केतली गर्म होती है। बेटे और ताऊ में आ गए कि हमारा बाप है भाई, ऐसे कैसे? हुड्डा साहब को मात्र 2 सेकंड का समय लगा, बंदूक निकाली और तीनों में गोली मार दी, काम खत्म। ठीक है, मुजीबुर रहमान में गोली लगी, दोनों बेटों में गोली लगी। अब जब घर में गोली चलेगी तो गोली के बाद सब लोग भागेंगे। बहू बेटे जितने लोग मिले सबको निपटा डाला कि साला कोई अंश ही ना बचे इनका। ठीक है, यहां तक कि ये कहते हैं कि 2 सर्वेंट थे बड़े प्यारे थे जो शुरू से कर रहे थे, मतलब सर्वेंट भी कल को खड़े हो गए, कभी इनमें भी तो बाल ना आ गया हो राजनीति का, इन्हें भी निपटाओ, सर्वेंट को भी निपटा दिया। ठीक है, और सब मेंबर की हत्या करने के बाद पूरा जो घर में जितने लोग में चुन चुन के मारने के बाद में पता लगा उनकी पूरी कुंडली नहीं देखा ना, लिस्ट में एल्बम में खोल कर देखा तो पता लगा कि भाई मुजीबुर रहमान की 2 बेटियां और हैं। उसमें एक का नाम था शेख हसीना जो बड़ी बेटी, छोटी वाली का नाम मेरे को ध्यान नहीं है। शेख हसीना उस दौरान इसमें जर्मनी में 28 साल के आसपास उम्र रही होगी, वेस्ट जर्मनी में पढ़ाई वढ़ाई कर रही थी, वहाँ थी। तो उन्हें वहाँ फ़ोन लगवाया कि उन्हें कॉन्टैक्ट करो और उनको बोल दिया कि तुम्हारे पूरे परिवार को निपटा दिया है, जहाँ हो वहीं रहना। यहाँ अगर आ गए, नहीं मैं वहाँ नहीं आ रहा, यहाँ अगर आ गई तो ध्यान रखना तुम्हारा क्या होगा, अंजाम सोच के आना। ठीक है, लेकिन बाद में शेख हसीना का कहता ना बुलंद हौसला देखो कि बाद में बांग्लादेश आई भी, वो सारी व्यवस्था ठीक भी करी और आज भी पीएम है। शेख हसीना पीएम है आज भी, वहाँ की सब व्यवस्था ठीक भी करी उन्होंने। तो अब ऐसी जब कंडीशन बनती है तो ऐसी कंडीशन को देख करके इंदिरा गांधी के मन में भयंकर डर बैठ गया कि एक आदमी जिसके कंट्रोल में पूरा देश था कुछ सालों पहले ही, जो सब कुछ संभाल सकता, सब कुछ चला रहा था, उसने पूरी सत्ता अपने कंट्रोल में ले ली थी, कानून बना के प्रेसिडेंट बन गया वो देश का, सब उसके कंट्रोल में था। और अचानक तख्ता पलट कर दिया इन लोगों ने, गोलियां ही मार दी, डर गए सारे। ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद से इंदिरा गांधी के घर का सिस्टम केवल 2 लोगों को पता था, सबके सोने के कमरे तक बदल दिए, कौन कब कहाँ सोएगा कहाँ रहेगा सब बदल दिया। 2 लोग कौन थे, एक खुद ये संजय गांधी ये जानते थे कि किस कमरे में कौन का सो रहा, वो नहीं, इंदिरा गांधी किस कमरे में सो रही है, कहाँ सो रही है, संजय गांधी को पता था। या फिर RN काओ जो वो जासूस थे
बड़े, या उनको पता होता था। घर पे उड़ा दे कोई फिर। हैं भैया, मिलिट्री वाले तैनात करवा देना कि हाई सिक्योरिटी। अभी वो सिक्योरिटी इन लोगों की जब से स्टार्ट हो गया अब तक चली है, जो अभी मोदी जी ने कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले हटाई है, वो रिमूव की है। हाँ, वो सब सिक्योरिटी इनको अब तक मिली थी, इसलिए जब से डर बैठा हुआ था मन में, आज तक चल रहा था। इंदिरा गांधी तो कब की चली गई थी। सर किन के मन में बैठे? अरे गांधी परिवार। अच्छा गांधी नहीं, और किसकी बात चल रही है यहाँ पे, मतलब नाम बता देना। ठीक है। तो इसके बाद इंदिरा गांधी आगे जाकर लेकर के आई 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को बदलने के लिए 43rd और 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ। ये तीनों अपने आप में बड़े मुद्दे हैं, इन तीनों को डिस्कस करने के लिए समय ज़्यादा लगेगा। तो आज की कहानी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। समझे कि इमरजेंसी की पृष्ठभूमि क्या थी, इमरजेंसी क्या थी, क्यों लगाई गई, किस वजह से इमरजेंसी चली, क्लियर हुआ।